हुए थे। कर लिए तो सारे क्वेश्चन आंसर मिल रहे थे। हाँ, मतलब कंप्लीट नहीं मिल रहे हैं, एक दो अलग ऐसे सोच के अगर लैंग्वेज चेंज करके मिल रहे हैं, एग्जैक्ट लाइन में नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे मान लो एक दो का ही ऐसा रहा कि जिसका डायरेक्ट नहीं मिल रहा है ना। हाँ, एक दो नहीं मतलब 4-5 होंगे ऐसे। अच्छा, मैंने लगा रखे थे पहले। काजल तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? काजल, पूजा, शेफाली तुमने किया? जी सर, हमने क्या था। अच्छा, तो कितनों का आंसर मिला इसमें जो 2011 वाले में जो कल मैं बोला था? इसका सर 2011 वाला भूल गए थे। भूल गए थे? ये काम नहीं भूलना था ना, ये तो अभी प्रायोरिटी लिस्ट में रखो कंप्रेंशन को। सर जाते टाइम अपना होमवर्क नोट करवा दीजिएगा ना। तो मैं बोला तो था, कल भी बोला था। चलो ठीक है, ये लापरवाही और मत सर मेरा करो। सारा कंप्लीट हो गया है, लिए थे आप। डेली का काम डेली किया करो, ठीक है? वो काम सब कंप्लीट हो गया, पॉलिटी वाला, हिस्ट्री वाला? हाँ सब कुछ, हाँ सारा कंप्लीट है। चलो ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास पे, ठीक है? रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, ठीक है? अब देखो, ध्यान से देखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आंसर खोजने का प्रयास करोगे ना तो एक चीज़ देखोगे कि पहली लाइन से बहुत सारी क्वेश्चनों का आंसर आते हैं, लास्ट की जो लाइन होती है उनसे आंसर बहुत आते हैं, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है? तो आंसर खोजने का प्रयास करो, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जहाँ पे आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए रेडी हो जाओ अभी से। तो मेरा मानना है कि फिर आराम से 23-24 सही कर लोगे आप लोग, अगर ये आदत होमवर्क जो मैं डेली दे रहा हूँ वो करोगे तो। ये बता, 2022 वाले में कितने में ट्रिक लग रही थी अपनी? मैंने तो सर सारे ट्रिक से ही किए थे, एक भी पैसेज नहीं पढ़ा। हालांकि मेरी गलती भी हुई है उसमें, 3 से 4 क्वेश्चन में, मतलब मैंने ही ध्यान नहीं दिया कि इसमें ट्रिक लग रही है। ठीक है, ठीक है, वो लगेगा तो दो, मतलब नहीं वो लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मान लो 27 पैसेज आता है, ठीक है? आप लोग आँख मूंद के भी करोगे, मतलब ये चीज़ प्रैक्टिस हो गई अच्छा खासा, तो ये मान के चलो 20 काट पीट के 20 तो कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपने थोड़ा सी अप्रोच डेवलप कर ली, थोड़ा बहुत पढ़ के भी, ठीक है? तो ये अगर ये अप्रोच और डेवलप कर ली ना, तो 22 से लेके 25 सही हो जाएंगे, ठीक है? तो मतलब ये है कि सीसेट का डर ख़त्म हो जाएगा, अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जो डेली काम दे रहा हूँ वो। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, एक चीज़ नोटिस करो कि जैसे कल वाले में देखा था अपने, एजुकेशन का टॉपिक था, आज भी एजुकेशन का टॉपिक है, हर साल आपको इस टाइप की मिलेगी, तो थीम भी लिखते रहना, ठीक है? आप जैसे पैसेज पढ़ के करोगे ना, जैसे आज ये 2012 का आप काम करोगे तो उसमें थीम लिख लिया करो ऊपर। तो थीम क्या होती है, रिपीटेड होती है यूपीएससी का, ये चीज़ याद रख लेना। इधर भी जैसे जीएस में थीम रिपीट होती है ना, वैसे सीसेट में कंप्रेंशन की जो थीम है वो रिपीट होती है। आपको हर साल एजुकेशन से मिल जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद इन्वायरमेंट से मिल जाएगा आपको, ठीक है? थोड़ा बहुत फिलोसफिकल टाइप से मिल जाएगा, थोड़ा बहुत पॉलिटी टाइप से मिल जाएगा। तो मतलब आपको मतलब GS 1 से लेकर GS 4 का जो सिलेबस है, उससे जो अकॉर्डिंग, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पैसेज मिलेंगे, तो ये चीज़ याद रखना। हाँ बोलो। सर इसमें ना कल 2011 वाला क्वेश्चन आपने करवाए थे ना, उसमें जनांक के अलावांश वाला ही क्वेश्चन था। हाँ, वो और वो 2022 में भी रिपीट है। हाँ, वही तो बता रहा हूँ ना, रिपीट होती है, इसीलिए मैं तुम लोग क्यों बोल रहा हूँ कि पढ़ के करो, बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखो, जैसे मैं वो क्रिटिकल वाला बताया था, तो अब क्या 2023 में रिपीट हुआ था, सीधा वो 2011 वाला था। तो ये चीज़ याद रखना। और अभी देखना मैं इसमें और क्वेश्चन बताऊँगा, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको उधर भी रिपीट होते मिलेंगे, यहाँ से GS में भी रिपीट हुए हैं। तो पैसेज पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि फालतू के पैसे नहीं छाटते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपते हैं उनको छापते हैं ये, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखो। हाँ, वो 2023 में भी आया है, 2023 में सीसेट में भी आया है वो, वही रिवल जोड़ने वाला, और वो GS में भी पूछा गया है बहुत बार। और अब किया 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट भी है वो थीम, रिवल लिंकेज वाला। चलो ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है? आप देखो ध्यान से देखना, जैसे पहली लाइन कोई भी जो पैसेज अगर करोगे ना, उससे पहले एक चीज़ याद करना कि पहली जो
लाइन ऑफ पढ़ ही लेना। शिक्षा का निस्संदेह एक महत्वपूर्ण कार्यपरक नियमित उपयोगी आयाम होता है। एक सिंपल सा एक आइडिया लग जाएगा भाई उसके बारे में, ठीक है। अब देखो, आप शिक्षा के नैमित्तिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसका इंस्ट्रूमेंटल क्या है, मतलब इसका क्या यूज होता है, मतलब ठीक है, ध्यान से समझना। तो सब सी बात एक चीज़ याद रखना, शिक्षा का उद्देश्य जो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मैंने कल भी बताया था, देखो इसी टाइप का स्टेटमेंट कल भी गलत हुआ था, ये चीज़ याद रखो। मानव की आवश्यकता तो बहुत सारी होती है। आप किसी व्यक्ति से पूछो, इस संसार का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो किसी ह्यूमन की नीड को फुलफिलमेंट कर सके, नेवर। तो ये चीज़ याद रख लो, ये गलत है। बोलते हैं ना कि लालच बहुत बुरी, अति लालच बहुत बुरा होता है। तो ये एक आवश्यकता क्या होती है, लालच ही एक तरीके का, मनुष्य की आवश्यकता कभी ख़त्म से ही होती है, ठीक है। तो ये गलत। आगे देखो, शिक्षा का प्रयोजन मानव बुद्धि को प्रशिक्षित करना है, ठीक है, नो, ये चीज़ याद रखना। और यही क्वेश्चन आया था, अगर आप जीएस का उठा के देखोगे 2019 में आया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो मानव बुद्धि को प्रशिक्षित ट्रेनिंग करना नहीं होता है। द पर्पज ऑफ द एजुकेशन ट्रेन द ह्यूमन मेंटल, नो, नेवर। एक चीज़ याद रखना, देखो एक चीज़ याद रखना कि जैसे एजुकेशन आप खुद सोचो ना, आप खुद समझो एक मिनट क्या होता है। जैसे अपन मोस्टली अगर आप सोचो कि अगर यूपीएससी कल ही अगर अपने नोटिफिकेशन में ये क्वालिफिकेशन निकाल दे कि हम कोई भी अनपढ़ है वो भी फार्म भर सकता है यूपीएससी का, तो बताओ कोई कॉलेज डिग्री करेगा? कोई नहीं करेगा। तो मतलब स्वाभाविक सी बात है ना कि भाई आप इतना लेवल अचीव करो, उसके बाद में आपको एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। जिस मतलब ग्रेजुएशन किया तो आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो, 12th पास किया तो आप बैंक के लिए छोटी छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मान, पहले तो था जैसे रेलवे में जो ग्रुप डी की भर्ती आती थी वो 8वीं क्लास पास के लिए लिया जाता था। तो उसका मतलब क्या है, स्वाभाविक बात है उपयोगितावादी हो गए ना। दूसरा फंक्शनलिस्ट, मतलब कार्यपरक है। कार्यपरक का होने का मतलब ये होता है कि भाई अगर आप जैसे मान लो साइंस का नॉलेज अगर आप अचीव करते हो, साइंस में मान लो कि आप पीएचडी कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो इसके आगे जाके रिसर्च है, इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो उस टाइप से ना कि ह्यूमन को ट्रेन करना नहीं होता है। और मानव बुद्धि को ट्रेन करने का तो मतलब ये नहीं है कि ओनली मानव बुद्धि को ट्रेन करना होता है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य नैतिक विकास, नो, नैतिक विकास नहीं होता है। ये जो नैतिक विकास रहेगा ये एक शिक्षा का एक पार्ट है। जैसे मान लो कि एथिकल वैल्यूज अपने को सिखाया जाता है, वो तो अपने समाज में सिखाया दिया जाता है, तो वो शिक्षा इसीलिए पढ़ाएगी। तो शिक्षा अगर यहाँ पे देखो पहली लाइन में अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे साफ डायरेक्ट दिया हुआ है उपयोगितावादी और कार्यपरक। इसका शिक्षा अपने प्रयोजन में कार्यपरक और उपयोगितावादी है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, मैंने उस टाइम में मैं जीएस में बताऊंगा क्या समझते हैं, इस टाइप को थोड़ा ऑब्जर्व करना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, उसमें मोस्टली ये आंसर होता है, ये चीज़ ऑब्जर्व करना आप जीएस में। जैसे मैंने देखा उस दिन, तो ये चीज़ थोड़ा नोटिस करना आप क्या समझते हैं। जीएस में भी ऑफलाइन दे के छोड़ देता है, क्वेश्चन मार्क लगा देता है, वहाँ मोस्टली ये आंसर आता है। ये चीज़ ऑब्जर्व करना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो इसमें क्या समझते हैं, इसमें ये आंसर आ गया, इसमें ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, शिक्षा का सभी मात्रा में सम आदरणीय क्यों होना चाहिए, मतलब एजुकेशन को क्यों रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए। अब खुद ही सोचो ना कि एक एजुकेटेड वुमेन, मान लो मैन हो चाहे वुमेन हो, कोई भी हो, स्वाभाविक सी बात है एजुकेशन की। अरे एजुकेशन मतलब अच्छी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो ओनली डिग्री ले रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, उससे क्या होगा। जैसे अम्बेडकर देखो ना, अम्बेडकर ने एजुकेशन लिया तो दलितों को उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, सोशल मोबिलिटी को बढ़ाया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये बोला कि क्यों सम आदरणीय होना चाहिए, शिक्षा सभी मात्रा में सम आदरणीय क्यों है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, क्योंकि ये रोजगार के लिए अर्हताओं के अर्जन में सहायक होते हैं, ये तो इसका उपयोगितावादी हो गया। सम आदरणीय मतलब ये व्यवहारिक रूप से ही इसका आदर रेस्पेक्ट करनी चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये गलत है। ये जो है इसकी उपयोगितावादी बता रहा है कि आप एजुकेशन अचीव करोगे तो कुछ ना कुछ जॉब पालोगे, वो उसके कारण। देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे कोई भी व्यक्ति है रेस्पेक्ट कब पाता है, जब कोई समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बाहर के लिए, देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे एक चीज़ याद सोचो कि एपीजे अब्दुल कलाम है, वो ऑटोमेटिक क्यों पर्सनैलिटी उनका, मतलब कोई भी चाहे बड़े से बड़ा लोग हो उसके आगे, क्योंकि सिंपल पर्सनैलिटी थी, भारत के लिए इतना कंट्रीब्यूशन किया। ऐसा नहीं कि वो भाई साइंटिस्ट बने और पैसों के लिए साइंटिस्ट बने, नो, नेवर, ठीक है। तो इसीलिए अब अपने को इसमें एक ऐसा रीज़न खोजना जिसके कारण बहुत बड़ा चेंजेस होता हो, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, क्योंकि यह ऊर्ध्वगामी गतिशीलता व सामाजिक स्तर प्राप्त करने में सहायक होती है। अगर जिसका सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा ना, तो ये चीज़ समझ में आएगा कि क्या होता है सोशल मोबिलिटी, क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ये ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, ठीक है, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। देखो एक चीज़ याद रखना, एजुकेशन से आप ये नहीं बोल सकते कि ऊर्ध्वगामी गतिशीलता हो सकती है। मैं एक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये देखो ध्यान से समझना, उसकी हेल्प से हो सकता है, ठीक है।
परंतु देखो ध्यान से समझना, जैसे B.R. अम्बेडकर थे, ध्यान से समझना, PhD किए हुए थे, डबल PhD किए थे, पर सामाजिक स्तर पे क्या उनका वो था, मान सम्मान था उस टाइम? नहीं था ना, ठीक है। तो ये अपन कंफर्म नहीं बोल सकते कि उस व्यक्ति का, ठीक है, सामाजिक रूप से वो सोशल मोबिलिटी होगी उसकी एजुकेशन से, कंफर्म नहीं बोल सकते अपन, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, ये कंडीशन आती है सोसाइटी के रेस्पेक्ट में आती है, ठीक है। तो ऊर्ध्वगामी गतिशीलता मतलब कि एजुकेशन जो होता है कि वो आगे की तरफ बढ़ाता है, हाँ ये बात तो सही है, हेल्प तो करता है, पर सामाजिक जो गतिशीलता जो स्तर होता है सोशल मोबिलिटी वाला, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेशन अचीव कर लो तब भी मिलेगा। जैसे अब यहाँ पे B.R. अम्बेडकर का आप लिख सकते हो, वो डबल PhD, फिर भी उनके साथ छुआछूत वाली जैसी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो समादरणीय इस सेंस में नहीं होगा। आगे देखो, क्योंकि यह नैतिक एवं बौद्धिक विकास की एक आंतरिक प्रक्रिया है, इस कारण से इसको रेस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। देखो रीजन समझना कैसे, इसलिए तो बोलते हैं ना कि क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ही क्या होता है। क्वालिटी एजुकेशन जो आपके अंदर बदलाव लाए, सबसे पहली चीज़, ठीक है, आपके अंदर बदलाव लाए, और दूसरा ऐसा कि आप उस एजुकेशन को अचीव करके आप समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए, ठीक है। तो वो कब होगा? जब आपका बौद्धिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा। अरे एक चीज़ याद रखना कि आगे भी इसी में आएगा पैसेज में, एक चीज़ याद रखना, जब भी एक होता है कि एथिकल, अगर एक व्यक्ति है जो एजुकेशन अचीव करके ओनली अपना जो इंटेलिजेंस को बढ़ा रहा है और एथिकल वैल्यूज़ को नहीं प्रमोट कर रहा है, तो ये चीज़ याद रखना, देश के लिए बहुत खतरनाक व्यक्ति हो सकता है वो। ऐसा व्यक्ति का आप नाम याद रखना, जैसे लादेन हो गया, ठीक है। एक व्यक्ति जो एथिकल वैल्यूज भी है जिसके अंदर और इंटेलिजेंस भी है, कौन हो गया? APJ अब्दुल कलाम। तो ये दोनों याद रखना, और ये एग्जाम्पल आगे भी जो आप ऐसे सोल्व करोगे उसमें काम आएगा। तो मैं जो एग्जाम्पल बोलते जाता हूँ लिखते जाया करो, ठीक है। तो इसका सी आंसर होगा, इसके रीज़न समझो, क्योंकि एजुकेशन, जैसे मान लो कि एजुकेशन ने APJ अब्दुल कलाम भी पे मतलब एक वो दिया, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम का कंट्रीब्यूशन देखो कंट्री में। वहीं लादेन है, वो भी एजुकेशन से पढ़ा, वो भी इंजीनियर था, पर उसने क्या यूज़ किया? WTO को उड़ाने में, जो वर्ल्ड जो वहाँ पे जो 26/11 वाला अटैक था उसको करने में उसकी भूमिका रही। और APJ अब्दुल कलाम की देखो कितनी भारत को सशक्त किया उन्होंने, ठीक है, 5 वो मिसाइलें बनाई। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि मतलब सबाई वजह, तो एजुकेशन खुद ही सोचो ना कहाँ ज़्यादा, और ये चीज़ रखना एथिकल वैल्यूज़ के साथ जो होगा जब अच्छा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर लादेन जैसी चीज़ें होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो मैंने बोला था ना, पहली और आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो ये रहा, इसका आंसर ये रहा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो ये चीज़ याद रखना कि पहला स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिंगल टाइप के क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए। और मैंने मोस्टली देखा है कि सिंगल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मोस्टली स्टार्टिंग से बनेंगे या एंडिंग पॉइंट से बनते हैं। ये चीज़ ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रोसेस है, शिक्षा एक प्रोसेस है। तो सभी इस बात है, प्रोसेस किस टाइप की है? विद्यार्थियों को परिस्थिति वर्तिकों के रूप में बदला जाता है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये नहीं। अब देखो यहाँ पे अपने क्या सीखा, इस टाइप का कोई चीज़ कर रहा हो, यहाँ पे देखो इस टाइप से कोई चीज़ कर रहा हो, उस वो है, ठीक है। उच्च आय के अवसर को सृजन करना, तो यहाँ पे देखो अपन ये काटे थे, ठीक है, वो मतलब नहीं है। व्यक्तियों में आत्म विवेचनात्मक बोध और विचार स्वतंत्रता का विकास। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो गहरे गहरे वर्ड होते हैं ना, इनको अच्छे से, अभी बहुत अच्छे वर्ड हैं, आप इनका मेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। स्वतंत्रता का विकास होता है, फ्रीडम। आप सब ऐसी बात है जब पढ़ते लिखते हो, मैं आखिर बता रहा हूँ, जैसे UPSC जो तैयारी नहीं करते हैं, चाहे वो है ना PhD करके रखे होंगे, पर मैं सही बता रहा हूँ ना, जो UPSC की तैयारी कंपैरिजन में इन लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं रहता, फंडामेंटल राइट का नॉलेज नहीं रहता। आप खुद ही अपने आप से देखो, जब तक आप ग्रेजुएशन कर रहे थे फंडामेंटल राइट जानते थे आप? नो, नेवर। तो ये चीज़ समझो, मतलब कि स्वाभाविक सी बात है कि अगर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जब लेते हैं तो उसके अंदर एनालिटिकल पावर आती है, ये एनालिटिकल पावर है, ठीक है। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि आप तर्क वितर्क करने लग जाते हो। जैसे आप देखना, जैसे अभी ऐसा हुआ था दिल्ली में, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है ना, एक कांस्टेबल था, ध्यान से समझना, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। कांस्टेबल था, तो उसने क्या किया था, कोई नमाज, सड़क पे नमाज पढ़ रहे थे तो उनके लात मार दिया था। तो इससे पता लगता है ना कि वो, मतलब सोचो उसने कुछ ही नहीं किया, वो जस्ट एक फिजिकल पास किया होगा दिल्ली पुलिस का, अरे कोई वो रट के पास हो गया होगा। भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर उसने रियलिटी में अगर एजुकेशन ली होती तो वो कभी ऐसा नहीं करता, मतलब रिक्वेस्ट कर सकता था हटने के लिए, ठीक है, करता तो भी तरीके से होता बाद में उसको समझाने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये याद रखना कि एक तो आत्मविवेचनात्मक बोध, मतलब आप भाई इतने से अंदर से पता होना चाहिए वह क्या सही है क्या गलत है। तो एजुकेशन का जो मेन पर्पज़ है वो प्रोसेस ही ऐसी है।
अगर आप देखोगे ना, जैसे आप बचपन में स्कूलों में पढ़ते होगे, तो जैसे स्कूल के वहाँ पे अगर स्टार्टिंग में जाओगे तो वहाँ पे लिखा रहता था कि ये प्रोसेस है एक जानवर को मानव बनाने की, मानव नहीं मनुष्य बनाने की। ये चीज़ याद रखना है। एजुकेशन ये फ़िल्टर है, जैसे पानी से फ़िल्टर करते हो तो अच्छा पानी निकलता है ना, तो वैसे ही है। तो अच्छा व्यक्ति कैसे बनेगा? आत्मविश्वास बोध आए उसमें, विचार की स्वतंत्रता आए उसमें। अब जैसे बहुत सारे जो एजुकेशन नहीं लेते हैं, मतलब बात यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल एजुकेशन नहीं है। जैसे क्वालिटी एजुकेशन जो लेते हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, जैसे मान लो कास्टिज्म को जो प्रमोट करते हैं, ठीक है, संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रहे, कम्युनलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये लोग क्या है, PhD होल्डर होंगे वो, परंतु उनमें वो एनालिटिकल पावर नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस टाइप के वर्ड पकड़ना सीखो। ये देखो, उर्ध्व गतिशीलता के लिए हैरता वर्जन करना, ये दोनों फालतू की बात कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, GS के जो वर्ड है ये चीज़ याद रखना। GS के मेंस के सिलेबस, किसने GS का मेंस का सिलेबस याद किया? किसी ने मेंस का सिलेबस देखा? मैंने कल जब बोला था, कल जाके। अब यही है, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी क्लास जब करो तो पहले तो एक ही चीज़ जो मैं काम करते जा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों में, हाँ आखिरी में क्लास हो गई, मैं उसी टाइम में बीच में भाई मुझे जो चीज़ें लगती जाएगी वो बोलते जाऊँगा मैं। अगर आप लोग ऐसे करते हो फिर कैसे काम चलेगा? आप देखो, यही जो पैराग्राफ है इसे UPSC GS में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये चीज़ याद रखना। ये अब की बार भी आया था, ठीक है? अब ध्यान से समझो। अब देखो, ये बहुत हॉट टॉपिक रहता है साइंस के, अब जब आप बेसिक पढ़ोगे, ठीक है। कीटनाशक प्रतिरोधकता का विकास प्राकृतिक वर्ण की क्रिया है, ठीक है। इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ क्या बोली थी कि जब भी इस टाइप की स्टेटमेंट जो इन्वर्टेड कोमा में दिया रहता है, इन्वर्टेड कोमा में आप क्या करोगे, जो भी ये जहाँ पे देखना है कहाँ पे लाइन है, उसके ऊपर 3 लाइन पढ़ोगे, नीचे 3 लाइन पढ़ोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। जब अगर आपको ऐसे पढ़ के करना हो तब मैं बता रहा हूँ। अब देखो, ये बोल रहा है कि कीटनाशक प्रतिरोधकता विकास प्राकृतिक वर्ण की क्रिया है, तो इसका मैं मीनिंग समझ लो, ठीक है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, रिपीट होता है, तो ये चीज़ याद समझो। तो क्या होता है, जैसे ध्यान से समझना है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे TB की बीमारी को मैं बताता हूँ। TB की बीमारी के पहले ऐसा था कि नॉर्मल एक दवा आती थी, उससे काम हो जाता था। पर धीरे धीरे जो TB का जो वायरस है उसने उसके रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, तो उस दवा का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। फिर एक और ज़्यादा हाई पावर की दवा बनी, TB ऐसे करके XDR करके है वो, ठीक है। तो फिर उसके खिलाफ उन्होंने प्रतिरोधकता हासिल कर ली, ठीक है। तो ये जो अपन TB की बीमारी में देख रहे हो, या चाहिए आप देख लो कि एग्रीकल्चर में जब यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड का इनका, तो पेस्टिसाइड स्टार्टिंग में तो काम करता है, फिर अपन देखते हैं बाद में जब बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हो तो काम ही नहीं करता है। तो ये अपने क्या पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ है। अपन जैसे मान लो कि खेती में भी देखते हैं, किसी बीमारी में देख लो आप, ठीक है। तो इन चीज़ों में होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, बहुत से जीवों में कीटनाशक प्रतिरोधकता होना बिल्कुल प्राकृतिक है। अब देखिए, फालतू की बात बोल रहा है, देखो ध्यान से समझना। ये ऐसा बोल रहा है कि मतलब कि ये तो मतलब ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया एक तरीके से, कि मतलब सब में हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सब में हो जाता है, एक चीज़ याद रखना। और मैं बार बता रहा हूँ कि पॉसिबल स्टेटमेंट की तरफ जाना। अब देखिए, इसमें आंसर उसी से आएगा। बहुत से जीवों, मतलब अब ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। और मैंने क्या बोला, जब भी इस टाइप का डाटा आ रहा है मैक्सिमम, अब ये एक तरीके से बहुत से, मतलब ये 99% मान के चल लो आप, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अरे बिल्कुल प्राकृतिक, जो अभी देखो इंग्लिश में पढ़ो, इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशन टू हैव द पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। और मैंने फिर बताया था कि लेस डाटा को आप सही मानोगे, मोर देन डाटा है उसको गलत मानोगे। GS और CSET दोनों जगह याद रखना। जीवों में कीटनाशक प्रतिरोधकता होना एक विश्वव्यापी तथ्य है। अब ये देखिए, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अब ये मतलब ऐसी बात कर दिया कि ये तो मतलब होता है ना कि जैसे हर जगह पाया जाएगा, तो ये तो वही एक्सट्रीम वर्ड ही हो गया एक तरीके से। फैक्चुअल स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम वर्ड मान लो इसके। चलो अब देखो, क्योंकि देखो स्टेटमेंट है यहाँ कुछ भी अपने ऐसे नहीं है। कीटनाशक प्रतिरोधकता विकास प्राकृतिक वर्ण की क्रिया है, तो ये जनरल स्टेटमेंट दिया है, तो जनरल स्टेटमेंट जनरली आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि इसका एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला आंसर आएगा, तो यहीं पर दे देता अगर ऐसी बात होती। तो कीटनाशकों के प्रयोग के पश्चात किसी एक आबादी में, देखो ध्यान से देखो, एक वर्ड और कुछ जीव प्रतिरोधकता दर्शाते हैं, तो दोनों के दोनों अपने पॉसिबल स्टेटमेंट दिया है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, सम वर्ड याद रखना, सम वर्ड, सम इंडिविजुअल इन एनी गिवन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
इसीलिए इसका आंसर ये बना। और मैं फिर बता रहा हूँ ये आगे भी जाके रिपीट होगा और ये जीएस में भी रिपीट हुआ, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसका आंसर खोजोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ ये पॉसिबल स्टेटमेंट वाले सही होते हैं, चाहे जीएस हो सीसेट हो कहीं पे भी। ठीक है, अब देखो इसमें डायरेक्ट उसी से आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, बस मैं बोल रहा हूँ ये डायरेक्ट पढ़ना है इस टाइप के क्वेश्चनों में। अब देखो 3 केस बहुत रेयर चांसेज होंगे। ठीक है, पंजाब देखो, विश्व के सभी गरीब देशों में सभी गरीब देशों में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। सोचो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी दे दिया और ये भी दे दिया। सोमालिया, ये उधर देश खाने को नहीं है, वहाँ क्या कीटनाशक यूज़ करेंगे? डायरेक्ट काटो, आंसर आ गया। ठीक है, तो अब एग्जाम में पढ़ने की कोशिश मत करना दूसरा स्टेटमेंट, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, फिर भी अब देखो इधर एक वर्ड देख रहे हो, जीएस में भी सही होता है, सीसेट में भी। एक कीट बहुत से कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर सकता वाले देखो स्टेटमेंट यहाँ पे भी सही हो रहे हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ सीसेट और जीएस हो, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये जनरल स्टेटमेंट है और पॉसिबल स्टेटमेंट बोल दिया। आगे देखो दूसरा स्टेटमेंट, रासायनिक कीटनाशकों की धारणीय कृषि में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के वर्ड 99% गलत होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। देखो, यद्यपि रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से संबंध समस्या लंबे समय से जानी जाती रही है, अपने को पता है कि केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं या पेस्टिसाइड होते हैं, इनके नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, तथापि उनका व्यापक प्रयोग समय के साथ कम नहीं हुआ है। इसका रीज़न है कि देखो R&D नहीं हुआ है। दूसरी बात, गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। ये तो जीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यही सेम क्वेश्चन आप 2020 के जाके उठा के देख लेंगे। ठीक है, तो इसके रीज़न ये है कि एक तो R&D नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट इनमें सब्सिडी देती रहती है। ठीक है, तो इस कारण भी है जो चलता रहता है। अब देखो, रासायनिक कीटनाशकों का कोई विकल्प विद्यमान नहीं। कितनी नेगेटिव बात है भाई, साइंस किस लेवल पे पहुंच चुकी है, क्या विकल्प विद्यमान नहीं करेगी? जैसे कभी नैनो यूरिया करके आया था। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे आविष्कार होते रहते हैं। नए कीटनाशकों का आविष्कार ही नहीं होता है। फालतू की बात। मैं फिर बता, नोट वाले स्टेटमेंट याद रखने गलत होते हैं। कीटनाशक जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये तो फिर पॉजिटिव बात हो गई, और यहाँ पे नेगेटिव बात कर रहा है। बायोडिग्रेडेबल हो गए तो फिर समस्या ही कहाँ रहेगी? ये तो गलत बात हो गई ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्वेश्चन से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो वो तो कभी आंसर नहीं होगा। आप खुद ही सोचो ना, अगर रासायनिक कीटनाशक बायोडिग्रेडेबल पहली बात होते नहीं है, अगर ये बोला बायोडिग्रेडेबल है तो ये तो अच्छी बात है इन्वायरमेंट के लिए, फिर तो कोई पॉल्यूशन प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो डी आंसर आएगा, उपयुक्त ABC में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये सेंस क्रिएट करो, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे उधर। अब देखो ध्यान से देखना, कीटनाशक किसी कीट आबादी में प्रतिरोधक जीवों के वर्ण के अभिकर्ता के रूप में कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, तो मतलब कैसे काम करते हैं उसके बारे में पूछ रहा, तो ठीक है, अब ध्यान से समझना इसे। पॉसिबल स्टेटमेंट देखो, संभव है, पॉसिबल स्टेटमेंट है, ये तो सही होगा 100%। आगे देखो, संभव है कि किसी कीट आबादी में कुछ, देखो कुछ वर्ड भी आ गया, ये तो 100% आएगा। कुछ विशिष्ट कीटों का व्यवहार उनकी अपनी आनुवंशिक जेनेटिक संरचना के कारण दूसरे से भिन्न होता है। एकदम पॉसिबल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, कोई एक्टिव स्टेटमेंट दिया नहीं है, और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग सही भी है। सही है तो ये तो गया काम से। ठीक है, आगे देखो, कीटों में कीटनाशकों का निर्विषकारी बना सकने का सामर्थ्य होता है। ये बात सही है। जैसे कीटों में क्या होता है, जैसे मैं बता रहा था, जो टीबी का है या चाहे कोई भी पेस्टिसाइड होता है, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपने आप को, नेचर का यही तो चीज़ है कि धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, सकने वर्ड बोल रहा था इसलिए सही आएगा। और ये सब जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम वर्ड दिया नहीं, और ये अपने को पता भी है कि नेचुरली प्रोसेस होती है। तो ये है, तो ये गया। तीनों स्टेटमेंट बहुत सारे चांसेस होते हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। कीटनाशक प्रतिरोधकता का विकास कीट आबादी में समान रूप से वितरित होता है। ये तो फालतू की बात बोल दी है, ये एक्सट्रीम वर्ड होगी। ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कुछ, और यहाँ पे बोल रहा है सब में समान रूप से होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। फर्स्ट स्टेटमेंट थर्ड के साथ, तो पहला और तीसरा कभी साथ में नहीं आएंगे, तो गया काम से। ठीक है, तो आंसर बी। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ समझने का प्रयास करना। अब यहाँ पे बोला कीट आबादी में समान रूप से वितरित होता है, ये तो क्या फालतू बात बोले। अपन यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन किए थे उससे भी पता लगा था, किसी एक आबादी में कुछ जीव प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी एक ही पैसेज में 2-3 क्वेश्चन देना तो बहुत हेल्प मिल जाती है एक दूसरे का आंसर से, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, अब आगे देखो, कौन सा कथन सही है वो पूछ रहा है।
रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को सामान्यतः, देखो यहाँ ही वर्ड दे दिया, जनरल स्टेटमेंट दे दिया, सामान्यतः गरीब और विकासशील देशों को उदाहरण देकर न्याय संगत क्यों ठहराया जाता है। अब इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे जो मान लो कि अनडेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, पावर कंट्री जो, तो वहाँ पे क्या रिसर्च डेवलपमेंट होता नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं अच्छी, तो वो क्या करते हैं कि वो यूज़ करते जाते हैं। तो ये कि जस्टिफाई किया जाता है कि भाई इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एटलीस्ट कुछ तो करे। जैसे 1965 के बाद में क्या हुआ था भारत में अनाज की कमी पड़ने लग गई थी, तो अपन ने फिर यूरिया, फर्टिलाइज़र, इनका प्रयोग को बढ़ावा दिया, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़रूरत था, क्योंकि भाई प्रोडक्शन तो हो, और तो बाद में देख लेंगे फिर धीरे धीरे। पर उसका देखो आज नेगेटिव इम्पैक्ट कितने देखे जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा में जाके देख लो, कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ये है इसका बोला कि क्यों इसको न्याय संगत ठहराया जाता है। अब देखो, विकसित देश जैव कृषि का अनुकूलन कर कीटनाशकों के प्रयोग से मुक्त होने का सामर्थ्य रखते हैं, किंतु गरीब और विकासशील देशों के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अनिवार्य है। ये तो फालतू की बात होगी ना भाई, अनिवार्य नहीं है। बात है कि उनके पास मान लो R&D का स्कोप नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा नहीं कोई यूज़ करना ही चाह रहा है, ठीक है। ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। अनिवार्य मतलब ये बोल देंगे, मतलब कि ज़रूरी हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने रीज़न क्या बोला है कि R&D नहीं कर सकते, इस टाइप की कुछ समस्या होगी। अब देखो, गरीब और विकासशील देशों में कीटनाशकों के प्रयोग से फसलों के जानलेवा रोगों की समस्या का समाधान हो जाता है और खाद्य समस्या कुछ हद तक दूर की जा सकती है। यही याद रखना, कुछ वर्ड और सकती है। मैंने बोला ना भारत में क्यों यूज़ किया गया, वही तो एक पर्पज़ था यूज़ करने का। ऐसे पहला काटोगे तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। और एक चीज़ देख रहे हो, 3 एक ही बार दिया तो ऐसे गलत है वो, तो ये चीज़ भी नोटिस करते रहना, ठीक है। अरे कुछ वर्ड देखो, कुछ वर्ड इस पैसे में कितना लगे हैं। गरीब और विकासशील देशों में प्राय कीटनाशक प्रयोग करने की सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी अवहेलना कर दी जाती है। कितनी बड़ी मूर्खता वाली स्टेटमेंट बोल रहा है, मतलब कि हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखा जाता और नहीं सोशल इशू को ध्यान में रखा जाता। क्या बात कर रहे हो, तो ये तो कितना वो इलॉजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ पकड़ना सीखो, किस टाइप की बात कर रहा। अभी देखो ऐसे स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको अब इतना तो सेंस क्रिएट होना चाहिए। अब इसके लिए कोई बुक नहीं पढ़ सकते हो आप, ये आपको सेंस क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरे वाली तो पॉसिबल स्टेटमेंट है, और शक्ति तो दिया, तो उसमें कुछ और वर्ड भी दिया। इस परिच्छेद का क्या तात्पर्य, अपने लगभग क्या पढ़ा कि प्रतिरोधकता इस टाइप की बात हो रही है। रासायनिक कीटनाशकों के विकल्पों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ये बात तो सही है कि इसके अल्टरनेटिव ढूंढे जाने चाहिए ना, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो सही है, ठीक है। रसायनों का अत्यधिक प्रयोग पारिस्थितिक तंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये भी पॉजिटिव बात है, सही है। आप देखो कई बार गलती ये मत कर देना, यही मार के भाग गए आगे। यहाँ देखो उपयुक्त कथन ए बी दोनों सही है, हाँ तो ये सही है, डी आंसर यही आएगा। तो ये भी गलती मत कर देना, बहुत बार ये भी गलती होती है, एक आंसर मिला भाग के आगे। भाई ये पहले मैं फिर बता रहा हूँ, ये GS में भी याद रखना, CSET में भी याद रखना। जो सिंगल स्टेटमेंट वाले आते हैं उसमें सारा स्टेटमेंट पढ़ोगे आप। इधर देखो, कीटनाशक में सुधार और उनके प्रयोग को धारणीय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। देखो इस टाइप के वर्ड हमेशा गलत होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ इधर। अब देखो ना, प्रैक्टिस करते रहोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, अभी कंप्रेंशन पे अच्छे से पकड़ बना लो, जो काम बोला हूँ करो। डायरेक्ट दिखते आंसर मारोगे, दिखते। अब देखो मुझे क्वेश्चन को खोला, मुझे मिल गया यहाँ पर डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसे होगा काम। पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये तभी होगा प्रैक्टिस करोगे बार बार, ठीक है। और वो मैं बताऊंगा जिनको टाइम को लेके इशू रहता है पेपर में, उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, चाहे GS हो CSET हो। अभी वो ध्यान से देखना। चलो मैं कहना बहुत शानदार तरीके सिखा रहा हूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो कभी भी, है ना। अगर जैसे अब GS में तो आते नहीं है इस टाइप के, पर एटलीस्ट CSET में आएंगे ना, तो वहाँ क्या करना, एक ऐसा कॉमन देखना जो हर में आ रहा हो। जैसे देखो एक सब में आ रहा है, 4 जो है सब में आ रहा है, तो सबसे पहले इन्हीं स्टेटमेंट को पढ़ोगे आप, इससे टाइम भी बचेगा और फट से आंसर आएगा। अब देखो पहला पढ़ो, निम्न में कौन सी वृद्धि की पारिस्थितिक भेद्यता बढ़ा सकती है, ये चीज़ याद रखना। और ये देखो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये याद रख लेना, यहाँ से GS में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, ठीक है। थ्रेटनेस के पूछ रहा है वनरेबिलिटी को, और यही UPSC 2012 या 13 में पूछा था GS में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, जब वृद्धि के लिए खनिज संसाधनों जंगलों का अतिशोषण होता है, तो स्वाभाविक सी बात है पारिस्थितिक भेद्यता बढ़ेगी। जब मान लो जंगलों को काटा जाएगा, वहाँ से मिनरल्स निकाले जाएंगे, तो ये बात तो ज़रूर है, ये सही है, ये सही है, ये पता लग गया, तो ये तो गया ऑप्शन। अब आगे ये चौथा पढ़ो। अब जब वृद्धि केवल कृषि पर जोर देने से मृत होती हो, गलत।
केवल कृषि पे शैली होता है। केवल वर्ड मैं फिर बार बता रहा हूँ, काटो, डायरेक्ट आंसर पहुँच गया। 2 स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो ये टाइम बचाने का तरीका है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये पैटर्न लगाना। अब देखो 2 गलत क्यों है? जब वृद्धि मानव जाति की सृजनात्मक अंदर शक्ति में परिवर्तन लाती है। अरे ये तो फिर पॉजिटिव चीज़ लाएगा। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव वाले अप्रोच से भी कर सकते हो। ये नेगेटिव है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। ये तो पॉजिटिव चीज़ है। जब वृद्धि सोच केवल लोगों का आवास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से सीमित हो, केवल वर्ड यहाँ से काटो, ठीक है। जब वृद्धि केवल, ये भी देखो एक्सट्रीम वर्ड था, वो कट गया था। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये इस टाइप का जो ऑप्शन है टाइम बचाने का तरीका, हेल्प मिलेगी। मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 है 4 है, वापिस से 1 और 2 3 तो पढ़ो ही मत, 1 और 4 को देखो। वर्तमान समय निम्न में कार्बन वृद्धि का तात्पर्य क्या? आप देखो ये क्वेश्चन जीएस में पूछा गया और अब की बार भी आया है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन वृद्धि का मतलब क्या हो रहा है कि कार्बन का जो है बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग पर अधिक बल देना। वर्तमान में निम्न कार्बन वृद्धि का तात्पर्य है। तो स्वाभाविक सी बात है, क्या करें अपन? जैसे मान लो कार्बन बढ़ रहा है, तो इसका क्या है, कोयला फ्यूल इनसे बढ़ता है, तो अपन अगर रिन्यूएबल सोर्सों को यूज करेंगे तो कम हो जाएगा। तो यही बोला है। तो ये बात अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। निम्न कार्बन वृद्धि देखो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव देखेंगे, ठीक है। तो ये तो आएगा, ये आएगा तो ये गया, ये भी गया। अब देखो, अब स्वाभाविक बात है, दूसरा तीसरा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो ये टाइम बचाने का तरीका मैं फिर बार बता रहा हूँ। अभी देखो, वस्तु और सेवा की मांग में कमी लाना। अरे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कमी लाओगे तो जीडीपी कैसे चलेगा? जीडीपी कैसे चलेगा तो देश कैसे चलेगा? कमी लाना कोई सोर्स नहीं है, ये चीज़ याद रखना। निम्न कार्बन वृद्धि के लिए ऐसा नहीं कि आप डिमांड जो है सप्लाई वही कम कर दो, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हो, फिर जीडीपी कैसे चलेगी? ठीक है, तो ये गलत है, काटोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो, विनिर्माण क्षेत्र पर कम बल देगा, कृषि के क्षेत्र पर अधिक बल देना ये फालतू की बात बोल रहा है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, जहाँ स्पेसिफिक सेक्टर वाइज इस टाइप को याद करो, उस टाइप में गलत हुआ था। एक दा सचिन पद्धति को त्याग कर मिश्रित कृषि पर अपनाना, ठीक है। निम्न कार्बन वृद्धि को देखो, अब ये याद रखना कि मिश्रित कृषि से कार्बन वो होता है नहीं होता, क्योंकि मिश्रित कृषि पर डिपेंड करता है अपन किसकी कर रहे हैं। तो वो वाली बात है। पहली बात, ऐसा ऑप्शन बनाया भी नहीं है, यूपीएससी बहुत ध्यान से बनाता है क्वेश्चन, ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये पैसेज बहुत अच्छा है, आपके जीएस के क्वेश्चन भी सोल्व करवाएगा। अब आगे देखो, निम्न में कौन सी परिस्थितियाँ धारणीय आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है? अब देखो, धारणीय आर्थिक विकास कितनी अच्छी टर्मिनोलॉजी है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव देखेंगे। अब भाई सबाई सी बात है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? आर्थिक समृद्धता का व्यापक प्रसार करके? नहीं, ये तो नेगेटिव चीज़ है। स्वाभाविक सी बात है, ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि जिसमें संसाधनों का अच्छे से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, वैसी कुछ होना चाहिए, ना कि ऐसे नहीं आर्थिक समृद्धता का व्यापक प्रसार करके नहीं होता है। उल्टा नेगेटिव चीज़ है। अगर पहला ही काटोगे तो आंसर आ जाएगा। अरे एक और चीज़ नोटिस करो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ देखो, पहला कॉमन है तो पहला इसको पढ़ो या तीसरा पढ़ो, तो ये चीज़ याद रखना। अनुकूलनशील प्रौद्योगिकी को व्यापक प्रसार या लोकप्रिय, हाँ ये पॉजिटिव है। समझ बात है कि ऐसे अपनी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। अब देखो यहाँ पे कुछ भी बात बोल दिए बस आती समझता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी को ध्यान ही नहीं दे रहा। तो यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट इकोलॉजी को साथ में लेके चल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। अनुकूलनशील तथा अल्पीकरण प्रौद्योगिकी को शोध में निवेश, ये कितनी अच्छी बात है। अरे अभी आप, मैं फिर बता रहा हूँ, मेंस में डायरेक्ट आंसर राइटिंग यूज कर सकते हैं इन वर्डों को, इसलिए मैं फिर बार बता रहा हूँ, पैसेज पढ़ना, ये बहुत काम के पैसेज हैं, ये फालतू के पैसे नहीं है। यहाँ से जीएस में भी हेल्प मिलेगी। तो मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी इन पेपर करने के बाद भी ज़रूर कर लेना है काम। अब आगे देखो क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब छोड़ो इधर, सिंचित क्षेत्रों में वर्षा प्रधान फसलों की खेती नहीं की जानी है। अरे यार भाई सबाई सी बात है, जहाँ पे तो उल्टे तो वहीं तो करना चाहिए, जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, सब कुछ बढ़िया सिस्टम है, वहाँ तो करना ही चाहिए, खेती नहीं करनी चाहिए, गलत बात। जहाँ सूखा इलाका तो वहाँ तो नहीं करे तो फिर भी सही है, वर्षा प्रधान फसल की खेती नहीं की जानी चाहिए, गलत स्टेटमेंट। जल अभाव क्षेत्रों में खेती करना विकास रणनीति का अंग ही नहीं होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो, फिर तो ऐसे राजस्थान में तो खेती नहीं होगी। अरे भाई वहाँ की इन्वायरमेंट इकोलॉजी सोचो कि वहाँ के अकॉर्डिंग कौन सी खेती हो सकती है। बाजरा हो सकता है तो बाजरा करेंगे ना, ये लिख लो यहाँ पे, बाजरा। वर्षा प्रधान फसल खेती नहीं की जानी चाहिए, फालतू की बात बोल रहा है। क्या बात करो, गेहूँ नहीं होता है क्या? ठीक है, अब आगे देखो। कम पानी चाहिए ना?
हाँ बाद, रागी। हाँ वो सब सूखे इलाके में हो जाती है। ठीक है, आप देखो 14 कौन कौन सी उपयुक्त मान्यता वेद है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। धारणीय आर्थिक विकास के लिए मनुष्य की सृजनात्मक अंतःशक्ति के प्रयोग की आवश्यकता। कितनी पॉजिटिव बात बोला है, तो सही बात है। सोचो ना, जब अपनी क्रिएटिव माइंड का यूज करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो ऐसे होगा कि इकोनॉमी विकास भी होगा और साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी अपन प्रोटेक्शन कर पाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, गहन कृषि से पारिस्थितिक प्रति से बैकलेस हो सकता है। देखो पॉसिबल बोल दी तो इसलिए अपन सही मानेंगे, तो सत्ता बोर्ड बोल दे तो ऐसे पॉसिबिलिटी। देखो सत्ता बोर्ड सही निकल रही है, चीज़ याद रखना। आर्थिक समृद्धि का प्रसार पारिस्थितिक तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कितनी अच्छी बात है, यही क्वेश्चन आपके 2023 में भी आया था, देखना। ठीक है, इसी टाइप का स्टेटमेंट था वो। तो देखो कितना तीनों इसीलिए सही हुए हैं इसमें। देखो नहीं तो अपने आज तक 2011 का भी किया, 12 कितना क्वेश्चन कर चुके हैं, एक स्टेटमेंट है जिसमें तीनों सही हुए हैं, और उसका रीजन है कि स्टेटमेंट उन्होंने ऐसे बनाए थे। ठीक है, तो ये है कारण, तो ये चीज़ समझ भी उसका है ना, पर्यावरण इन्वायरमेंट का, तो उसमें हो ही जाते हैं तीनों ज्यादातर। नहीं, मतलब पॉसिबल स्टेटमेंट दिया है ना, तीनों पॉसिबल स्टेटमेंट थे, और डिजायरेबल स्टेटमेंट दिए तो होना ही चाहिए था। कौन सा कथन परिच्छेद का मूल विषय इंगित करता, आपने क्या देखा, मतलब ऐसा होना चाहिए, आर्थिक विकास भी हो, ठीक है, एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें बात की, तो ऐसा ही अपन देखेंगे। अनुकूलन वाली कोई बात कर रहा हो। आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध देश जलवायु परिवर्तन के परिणाम से निपटने के लिए बेहतर सुसज्जित होते हैं। फालतू की बात बोला है, यूएसए तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, चाइना देखो, ये सब फालतू की बात बोल रहा है। भूटान देखो बहुत अच्छा काम करता है, उल्टा गरीब देश है तब भी। एक भी काउंटर आर्ग्यूमेंट ढूंढ लो, काट देना उस ऑप्शन को। ठीक है, आगे देखो। अनुकूलनशीलता तथा अल्पीकरण को विकास रणनीति में सम्मिलित होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, यही तो बात है। एडेप्टेशन हो गया, मिनिमाइजेशन हो गया, ये देखो एडेप्टेशन और मिटिगेशन। अरे यही तो आईपीसीसी की रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसका हर बार यही आता है उसकी लाइन में। तो ये फ़ायदा है, मेंस की तैयारी करके रखोगे तो ये वर्ड वहाँ से डायरेक्ट मिलते हैं। अगला देखो, विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्था को तीव्र आर्थिक विकास के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। फालतू की बात है। अब देखो इस टाइप के वर्ड ऐसे कट रहे हैं। कुछ देश तीव्र विकास की तलाश में प्राकृतिक संसाधनों अतिशोषण का सहारा लेते हैं। नेगेटिव बात है, निष्कर्ष पूछा है, ये चीज़ याद रखो। कुछ वर्ड देखे यहाँ सही मत कर देना, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी तुम लोगों जो गलत हो रहे हैं, तुम लोग लॉजिक नहीं लगा रहे हो, मैं पक्का बता रहा हूँ। जब मैं करवाऊंगा तो जब भाई देखना, तुम लोगों जो क्वेश्चन गलत हुए ना वो देखना पक्का। तुम लोग कुछ वर्ड देख के ही, मैं फिर बता रहा हूँ, यही होता है। देखो एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। व्हाट इज़ द परफेक्शन, परफेक्शन क्या होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप अप्लाई करते हो, जैसे मान लो कि मैं फिर बता रहा हूँ, 2020 में जब मैंने कुछ ट्रिक फाइंड आउट करना शुरू किया तो स्टार्टिंग लेवल था, ठीक है। तो ऐसा था कि मैं मान लो 20 क्वेश्चनों में लगाया तो 5-6 क्वेश्चन सही हो गए। फिर धीरे धीरे आता है कि आप उस पर और अच्छे से शोध कर पाते हो। तो परफेक्शन लेवल तभी आता है जब तक आप अपनी जो IQ है उसका यूज़ नहीं करोगे। आप लोग क्या देखते हो, जैसे सभी वर्ड देखा काट दिए, ऐसे लोग भी फंसते हैं। भाई मैं फिर बताऊँ, कुछ वर्ड देखा तो भाई पहले वो देखो तो सीरी। निष्कर्ष पूछ रहा है, मैंने कितनी बार बोला, निष्कर्ष सारगर्भित होना चाहिए, सॉल्यूशन प्रदान करने वाला होना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ सिखाने वाला होना चाहिए, कुछ ना कुछ चेतावनी देता हुआ होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। कुछ वर्ड देख के मत मारो आंसर, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी जिनके गलत हुए हैं। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया है, नगीना ऑब्जर्व किया तो क्यों गलत हुए थे तुम्हारे वो आज 6-7 क्वेश्चन। सेम यही रीजन था, और ये भी यही इसी सवाल में मैंने यही टिक किया था, डी वाला ही। हाँ बस यही है बहादुरी, मुझे पता है ना तुम लोग कहाँ गलती करते हैं। इसमें चीज भी पकड़ में आ जाएगी। कुछ के बाद तीव्र भी है, तीव्र विकास, वो भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। जो भी है मतलब समझो, यही मैं फिर बता रहा हूँ ना, जीएस में भी मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैं ट्रिक बता चुका हूँ और आगे बताऊंगा भी। आप लोग है ना ट्रिक के पीछे भागोगे, मैं सेंस क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, वो सीख लेना, गलत नहीं करोगे क्वेश्चन। सेंस क्रिएट करना सीखो क्वेश्चन को। जैसे मैं कोई ट्रिक लगा के इसलिए भाग रहा हूँ क्वेश्चनों में, मैं सेंस क्रिएट कर रहा हूँ उसके पीछे। ये चीज़ लॉजिक समझने का प्रयास करो। जब तक ये नहीं पकड़ोगे तो फिर ऐसे ही होगा। गलत जिनके गलत हो रहे हैं इसका रीजन यही है। ठीक है, बात आप देखो, ये बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक देखो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर बता रहा हूँ 2024 में भी कम से कम भी 5 पैसेज मान के चलो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जीएस की जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे उतना ही फायदा इधर सीसेट में होगा, कंप्रेंशन में खास तौर से। सब्जेक्ट की जितनी पकड़ रहेगी उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखो, नए भौगोलिक क्षेत्रों में विदेशज जातियों का
परिवेशन सदैव। अब देखो ये होता है एक एक वर्ड पकड़ना पड़ा तब काटोगे, गलत, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अब देखो यही है ना, अब देखो जिनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं क्या तो उनकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं है, ऐसे फटाफट पढ़ते होंगे, ठीक है, या फिर कुछ वर्ड देखा मार के भाग गए, कुछ पूरी लाइन को नहीं पढ़ा, तो यही है कमियाँ। नहीं तो मैं गारंटी बता रहा हूँ ना, तुम लोग जैसे मैं 2012 करा रहा हूँ, 2014 तक पहुँचूंगा ना, तुम लोगों के जब उधर तुम करते आओगे देख लेना 27 में से बहुत सारे लोगों को 25 में सही होना लग जाएंगे, जो सही से अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं ये क्लास कर रहा हूँ, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इन क्लासों को बार बार देखना। मैं सेंस क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ। आप यहाँ समझो, सदैव जैव विविधता घटाता है, एक भी ऐसी पॉसिबिलिटी मिल गई तो भाई तो स्टेटमेंट ऐसे गलत हो जाएगा। ये चीज़ सोचो, ऐसे नहीं सदैव वर्ड गाया तो काट दिए, क्यों काटा, ये लॉजिक होना चाहिए। आगे देखो, नए क्षेत्रों में मानव द्वारा विदेशी जातियों का प्रवेश कराने से सदैव स्थानीय पाचन तंत्र में वृहद परिवर्तन हुए। सदैव बहुत बड़ा बदलाव, नेगेटिव वर्ड काटो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मानव ही वह अकेला कारक है जिसने विशाल वैविध्यपूर्ण स्थानीय सामुदायिक संयोजन को कहीं अधिक समझाते संयोजन में परिवर्तित कर डाला है। क्या मानव ही क्या इन्वायरमेंट है, क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, इन्वायरमेंट की जो प्रोसेस है, नेचुरली जो प्रोसेस होती है, सब वो ऐसे ही, ओनली मानव ही वह अकेला कारक है। सोचो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट सबके सब गलत है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ लॉजिक क्रिएट करो, यही जीएस में लगेगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जीएस सीसेट का ये चीज़ समझने का प्रयास करो, यही लॉजिक रहता है, बस यही स्टेटमेंट को पकड़ने की कोशिश करो। चलो ठीक, आ जाओ। मानव नए भौगोलिक क्षेत्रों में विदेशी जातियों को क्यों परिवेषण करती है, ठीक है। अब सबाई बात, कुछ ना कुछ बेनिफिट चाह रहा होगा, ठीक है, इस टाइप का ध्यान से देखना। कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए, हाँ ये बात तो सही है। जैसे सोचो अपने HIV बीज का यूज क्यों किया, तो अमेरिका में यूज हो रहे थे, भाई अपने प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे थे, ये बात सही है। सौंदर्यकरण और भूदर्शन के लिए, हाँ ये भी चीज़ तो करते हैं अपन। आप जैसे याद करोगे, जैसे बिल्लियाँ देखना, बिल्ली कैट्स तो देखना, इंडिया में मोस्टली कैट कैसी पाई जाती है, ब्लैक कलर या ब्राउन कलर की, पर आजकल तुम्हें पता है मार्केट में बाजार है इस चीज़ का, अलग अलग डिफरेंट कलर की, उनमें तो ये क्या किया जाता है, सौंदर्यकरण, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फूल होते हैं हाइब्रिड, वो सारी चीज़ें तो किया जाता है, ये बात सही है। देखो एक चीज़ रखना, एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो, स्थानीय जातियों के साथ विदेशी जातियों के प्रजनन के लिए करते हैं हाइब्रिड, याद करो कौन सी। अब देखो यही है, अगर बच्चों ने आपने एक NCERT पढ़ा होगा, बच्चों ने NCERT बात नहीं, कोई सी बुक पढ़ा होगा, उसमें एक एग्जाम्पल भी आता था संकर गाय का, हाइब्रिड काऊ का, जो अपने जो नॉर्मल काऊ है फिर एक विदेशी काऊ है, उसको प्रजनन करवाया जाता था। तो ये बात सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। रीजन समझना क्यों है, सारे जनरल स्टेटमेंट है और सारे ऐसे स्टेटमेंट है जो आप जानते हो, ऐसा कोई नहीं है इसमें, ठीक है। देखो यूपी जो गलत करवाना होता है तो देता है, मैं फिर बताऊँ, ये लॉजिक समझने का प्रयास करो आप, वो खुद ही देता है, ठीक है। अब आगे देखो, प्राकृतिक परिस्थितियों में समजातीयकरण पर कैसे अंकुश लगा रहता है, ठीक है। अब देखो समजातीयकरण होना मतलब सब एक जैसे हो जाए, तो जैसे नेचर क्या करता है, तुम देखो सब इंसान सोचो एक ही प्रोसेस से बनते सब कुछ है, एक ही माँ के बेटे सोचो अलग अलग होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होता है कि अगर कोई बोलते हैं ना ट्विंस है तब भी वो एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो सोचो प्राकृतिक परिस्थितियों में समजातीयकरण पर कैसे अंकुश लगा रहता है, ये पूछ रहा है, तो बहुत सारी कुछ ना कुछ होगा। स्थानीय आवासों के लिए विशिष्ट जाति समूह के लिए विकास से, ये बात भी सही है। जैसे कभी आपने ये चीज़ देखा है, जैसे ध्यान से समझना है इसको, सोचो इंडिया का ही अगर आप देखो, नॉर्थ में आप सबसे जाओ लद्दाख की तरफ, वहाँ की जो जलवायु है उसी के अकॉर्डिंग देखो वहाँ के जो बालों का स्ट्रक्चर होता है, जैसे वहाँ के मतलब कान, ये सारी चीज़ें, यहाँ वो बोलते हैं ना कि जैसे चाइना के लोग ये देखते बोलते हैं कि अपन, ठीक है। वहीं आप साउथ में चले जाओ, ठीक है, या आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ या वेस्ट में चले जाओ, तो ये क्या है, वहाँ की लोकेलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है ना, वहाँ की जो जलवायु है उस टाइप से जो है, उसके कारण जो सोचो कि समजातीयकरण नहीं होता है। आप ये देख लो ना कि जैसे एक आप नॉर्थ ईस्ट मान लो कि मिजोरम मणिपुर के व्यक्ति को ला दो, ठीक है, अरे एक व्यक्ति ला दो, आप गुजरात से ला दो और एक लद्दाख से ला दो और एक केरल से ला दो, चारों व्यक्ति को बोल सकते हैं कि इंडिया से है। सोचे तो ये क्या, किस कारण से डाइवर्सिटी आ रही है, स्थानीय आवासों के लिए विशिष्ट जाति समूह के विकास से, तो ये बात तो सही है। आगे देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, आंसर मार के मत भाग जाना। ये देखो
यही मैं फिर बताऊँ, जिनको एक दो गलतियाँ तो ये भी कर रहे होगे तुम लोग, एक स्टेटमेंट पढ़ते होंगे भाग जाते होंगे। ठीक है, अगला देखो, समुद्री तथा पर्वतीय श्रेणी की उपस्थिति से ये भी होता है, इसके रीजन समझो। जैसे देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही एग्जांपल समझने का प्रयास करना। जैसे ना इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो चीज़ ध्यान से समझो, क्यों आखिर में ऐसा क्या रीज़न होता है कि इसलिए बोलते हैं ना भाई, अगर आप इंडियन सोसाइटी जब पढ़ोगे कि भाई इंडिया में ऐसा होता है घाट घाट में पानी बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है। तो भाई समझिए न्यूट्रिएंट्स वैल्यू आप कैसे जा रहे हैं, क्या है। जैसे सबसे बड़ा है हिमालय की उपस्थिति भारत में, ठीक है। हिमालय की उपस्थिति देखोगे तो इसके कारण क्या हुआ है कि जो यहाँ से ठंडी हवाएं आती थी, ठीक है, वो नहीं आ पाती है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ावा दे देता है। अपन जो आराम से गेहूँ उगा पाते हैं उसका रीज़न क्या है, ये है, नहीं तो यहाँ गेहूँ नहीं उगा पाते। इसलिए देखो ना, अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे, अगर करंट अफेयर पढ़ते रहो तो मेन बात होती है करंट अफेयर पढ़ना नहीं, बात है ऑब्जर्वेशन की। यूरोप में है ना खाद्यान्न की वस्तु नहीं होती है, इसलिए देखो ना वहाँ का फूड कल्चर देखो, फूड कल्चर देखना ना, वो मतलब भूसा हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं, भूसा इन द सेंस कि जो रखा हुआ स्टोरेज करा हुआ ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलवायु कंडीशन ऐसे है ही नहीं कि गेहूँ उग जाए। भारत में मैं सही बता रहा हूँ ना, जैसे मैं क्या कि फॉरेनर से भी बहुत मिला हूँ, तो मेरा ये रहा है कि वो बोलते हैं कि जैसे इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, सब्जी की जितनी डाइवर्सिटी मिलती है ना वो वहाँ मिलेगी नहीं। रीजन समझो ये चीज़, वहाँ पे मान लो कि जैसे हाँ एक और चीज़ देखना कि जो वहाँ पे जो गाजर है ना, रेड गाजर तो दिखती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ही नहीं है। तो सनलाइट नहीं तो रेड गाजर कैसे हो जाएगी, वहाँ पे येलो गाजर रहती है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो, तो ये चीज़ें कंडीशन होता है, ठीक है। समुद्र के पास में जलवायु अलग होती है, आप साउथ में चले जाओ, ठीक है, और इधर नॉर्थ में आओगे तो अलग रहेगी। तो ये बात भी सही है। ये चीज़, ये वर्ड समझो, समझाते कारण पर कैसे अंकुश लगा रहता है। क्यों, एक सोचो इंडिया के एक ही है, सब लोग अलग अलग कैसे दिखते हैं। आप पता लगा लोगे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, साउथ के ये लोग हैं, पता लग जाएगा, देखते पता लग जाता है। तो ये कारण क्या है, ठीक है। जाति समूह के स्थानीय भौतिक और जलवायु परिस्थितियों के प्रति प्रबल अनुकूलन से है, ये बात सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। जैसे सोचो ना कि जो चंदन का पेड़ है वो क्यों ही जो साउथ में उगता है, उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है ना, जलवायु कंडीशन इसी कारण वहाँ उगता है। तो यही कारण है कि वो ऐसा नहीं है। और ये एक चीज़ मैं एक और बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे आम सब लोग खाते होंगे बंगाल का जो आम है वो अलग है, ठीक है, इधर राजस्थान यूपी का आम अलग होता है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आम एक ही पेड़ है, सब कुछ है, उसकी वेराइटी पाई जाती है। हाँ, प्रजाति भी अलग होती है, पानी का भी फर्क पड़ता है, पानी का फर्क पड़ता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, मानव ने जैव विविधता को कैसे प्रभावित किया है, तो याद करो, ये जीएस का भी बहुत अच्छा टॉपिक है। अब देखो, जीवित जीवों की तस्करी द्वारा, जीवित जीव तस्करी कौन करेगा, मानव ही करेगा। तो ये तो आएगा भाई, ये आएगा, तो ये तो गया। देख रहे हो, डायरेक्ट आंसर पता लग जा रहा है। अब देखो, राजमार्ग निर्माण, राजमार्ग निर्माण भी कौन करता है, ह्यूमन ही करता है। निर्माण करेगा तो बाय डायरेक्ट पेड़ कटते हैं, जंगलों से जब होके जाती है राजमार्ग तो कितने पेड़ कटते हैं। वहाँ की जब इकोलॉजी, अगर आप जैसे अगर करंट अफेयर का ऑब्जर्व करते रहते होंगे, तो जैसे अभी बी मिशन भी चला है, एक मधुमक्खी वाला मिशन, कि क्या होता है कि जैसे रेलगाड़ी निकलती है ना, तो हाथी बहुत जाके टकरा के मर जाती है, तो उनके लिए कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी तो इफेक्ट कर ही रहे हैं ना। अब आगे देखो, तो मतलब 1 2 जैसे आंसर आ ही गया है, पर ये 2 देखो क्यों गलत है। पारिस्थितिक तंत्र को संवेदनशील बनाकर जिससे कि नई जाति को उसमें प्रवेश ही न कर सके तो फालतू की बात बोल दी यार। ऐसे देखो, ये पॉजिटिव बात बोला, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव आएगा। पर पहली बात ऐसे हो ही ना कर सके इस टाइप का। पहली बात आप सोचो ना, कैसे इंश्योर कर सकते हो ना, नेवर, कभी नहीं कर सकते। जैसे मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ का एग्जाम्पल देखना। अगर करंट अफेयर में, मैं फिर बता रहा हूँ, करंट अफेयर पढ़ना नहीं है, बात है इस चीज़ को समझना। जैसे क्या होता है ना, भारत के जैसे हिंद महासागर है, तो अगर आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी करंट अफेयर थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो एक बार क्या होता, प्रशांत महासागर से ना अंटार्कटिक महासागर से कछुआ तैरते यहाँ आ गए थे, तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी उसके लिए खतरा उत्पन्न कर दिया था। अब सोचो ह्यूमन इसको कैसे कंट्रोल कर लेगा। एक चीज़ और नोटिस करना, जब जहाज जब जाते हैं ना, तो जहाज बहुत सारे जीवों को इधर उधर लेके आता है। अब इसमें ह्यूमन कैसे कंट्रोल कर लेगा, तो ये चीज़ समझो। बहुत सारे पक्षी उड़ उड़ के आते हैं। इस एक और चीज़ देखना, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2018 में, है ना। जैसे बहुत सारे पक्षी क्या होते हैं ना, जैसे एक पेड़ पे जाके बैठे तो उनके पैरों में ना कोई बीज फंस जाते हैं, तो मान लो उड़ के आए तो इधर आके वो पेड़ हो सकता है कि यहाँ की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके लिए खतरनाक हो सकता है। अब ह्यूमन इसको कैसे कंट्रोल करेगा, अभी इसी स्टेटमेंट को आप पढ़ो तुम लोग। पारिस्थितिक तंत्र को संवेदनशील बनाकर जिसमें कि नई जाति उसमें प्रवेश ही ना कर सके, कैसे कर सकेगा मानव।
दैट इज द इम्पॉसिबल वे। काटो। यह सुनिश्चित करके कि नई जातियों को स्थानीय जाति पर अधिक प्रभाव न पड़ सके, ये कैसे कर सकते हो? नो नेवर। अरे वैसे भी वो चीज़ सोचोगे, अपने नेगेटिव चीज़ पूछ रहे हो जो पॉसिबल वे में। अब आगे देखो, विदेशक जातियों के संक्रमण का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव हो सकता है? सकता वर्ड दे दिया है, नेगेटिव की बात स्टेटमेंट कर, नेगेटिव देखेंगे। देशज जातियों को शरण करके, हाँ शरण हो जाएगा तो सब ऐसी बात है, प्रभाव तो पड़ेगा ही उसका। पारिस्थितिकी तंत्र समुदाय के जाति संगठन में परिवर्तन, कंपोजिशन में परिवर्तन करके, तो सब ऐसी बात है। जनरल स्टेटमेंट है, सकता बोल देते दोनों आएंगे स्टेटमेंट। और मैं फिर बता रहा हूँ, जीएस में भी ऐसा होता है, जब क्वेश्चन में दे देता है पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये चीज़ याद रखना। आप देखो ये है इकोनॉमी का क्वेश्चन, इकोनॉमी विद पॉलिटी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, या मैं फिर बताऊँ, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होनी चाहिए। आप देखो ध्यान से, मैं फिर बता रहा हूँ, जीएस का नॉलेज जितना अच्छा होगा ना आपका, कंपैरिजन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर जीएस आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी नहीं पढ़ा है, जिसने अच्छे से पॉलिटी नहीं पढ़ा है, इकोनॉमी नहीं पढ़ा है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, तो नहीं बना पाओगे क्वेश्चन। भाई इनमें नॉलेज चाहिए। फिर वही ढूंढोगे, कोई एक्सट्रीम वर्ड दिख रहा तो कर लिया। अगर 25-26 सही, 25 अगर 22 से लेकर 25 सही करने हैं, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसका एक ही तरीका है, एक तो प्रैक्टिस करते जाओ, मैं जैसे बताता, दूसरा तरीका है कि आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी कर दो, जीएस भी निकलेगा, इधर सीसेट भी निकलेगा। अब देखो परिच्छेद के अनुसार लोकतंत्र के निंदक, अब देखो सवाल बात है, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोकतंत्र को, लोकतंत्र में विकास के मध्य क्यों एक गंभीर तनाव समझते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान समझना। जैसे भारत में भी क्रिटिसिज्म होता रहता है, अगर आप द हिंदू पढ़ोगे ना, तो उसमें आते हैं बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, जो अब देखो दो माइंडसेट वाले होते हैं, एक लेफ्ट माइंडसेट होता है, एक राइट माइंडसेट वाले होते हैं, ठीक है। तो राइट माइंडसेट क्या होता है, जैसे हिंदुज़म है, जैसे बीजेपी जैसे गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं, और लेफ्ट माइंडसेट वाले हमेशा क्या, वाम पक्ष वाले हमेशा क्या होता है, क्रिटिसाइज़ करते हैं। और वो हमेशा, और ये देखना कि अभी भी जो है बहुत सारे, जैसे बीजेपी जब थी, तो बीजेपी का ये मानना था कि 1947 के बाद में भारत को ना मतलब उसी टाइम से अपने को कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाहिए था, पर भारत ने उस टाइम नहीं किया। भारत ने रशिया का मॉडल जो सोशलिज्म उसको प्रमोट किया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से समझना। तो जैसे अभी क्रिटिसाइज होता है कि जैसे चाइना है, चाइना ने डेमोक्रेसी नहीं किया, वहाँ पे लोगों के पास वहाँ पे कोई राइट्स नहीं है। अभी देखा होगा कि चाइना के बहुत लीडर था जो उसके खिलाफ जा रहा था, उसको मरा दिया गया। रशिया में वैसे ही हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि देखो डेमोक्रेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि लोगों को खाना मिले, रोज़गार मिले, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि चाइना ने देखो इकोनॉमी विकास कितना फास्ट किया। 1947 में अगर आप 11वीं क्लास का एनसीईआरटी पढ़ोगे इकोनॉमी वाला, तो इंडिया और चाइना एकदम इक्वल लेवल पे थे। सोचो आज चाइना कहाँ पे चला गया, इंडिया से तो इंडिया की $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है और उसकी 22 है, 7-8 गुना आगे चला गया। और सोचो अगर एक रियलिटी में अगर एक तरीके देखोगे ना, भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वो है कि ग्रोथ हो सकती है। चाइना में ऐसा कुछ है नहीं भी, वहाँ पे जो खेती भी नहीं होती, पर क्यों नहीं है, तो इसका ही कारण माना जाता है कि वो डेमोक्रेसी वहाँ नहीं अपनाया, उन्होंने विकास को ज़्यादा महत्व दिया। तो यही एक रीज़न है कि लोकतंत्र जो क्रिटिसाइज़ करते हैं और लोकतंत्र विकास के मध्य एक गंभीर तनाव को समझते हैं कि भाई लोकतंत्र होगा तो विकास नहीं होगा, उनका ऐसा मानना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब यही कुछ आंसर होगा, ध्यान से समझना। लोकतंत्र में विकास सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष लक्ष्य है ये फालतू सुस्पष्ट तो क्या होता है, इस टाइप वर्ड याद रखना गलत, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्रिटिसिज्म की बात करो तो क्रिटिसिज्म देखो, आर्थिक अभिवृद्धि को शासन की लोकतंत्रीय प्रणाली का अनुसरण के बगैर भी सफलतापूर्वक उन्नत किया जा सकता। मैंने यही तो बोला कि चाइना में उन्होंने लोकतंत्र नहीं लाया, पर विकास हो गया ना, इकोनॉमी ग्रोथ हो गया। तो ये क्रिटिसाइज इसी वजह से करते, सत्ता वर्ड भी दिया है, यही चीज़ समझनी थी। अब आगे देखो, गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आर्थिक अभिवृद्धि को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की तुलना में अधिक तीव्र गति से तथा अधिक सफलतापूर्वक प्रदान करती है। क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि सफलतापूर्वक किया जा सकता है। देखो ये चीज़ रखना है, दोनों स्टेटमेंट एक ही बात बोल रहा है, पर ये पॉसिबल स्टेटमेंट है और ये है स्पेसिफिक बोल दे कि ऐसा होगा ही, तो गलत होगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, आंसर में चीज़ ऑब्जर्व करना कि आंसर किस टाइप से निकल के आता है। अब अगला देखो, परिच्छेद के अनुसार विकास का अंतिम मूल्यांकन या लक्ष्य दृष्टि क्या होना चाहिए। तो विकास आखिर में क्या होना चाहिए, आप खुद ही सोचो ना। जैसे अगर आप पॉलिटिक या एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें है कि विकास का मतलब क्या होता है। भाई समझ बात, सामाजिक भी हो, फंडामेंटल राइट भी मिले, ठीक है, सब तरीके से हो, समावेशी विकास होना चाहिए ना, समझ में सबका विचार मतलब होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय व औद्योगिक समृद्धि दर, अरे नहीं, आय बढ़ने से मान लो व्यक्ति को फंडामेंटल राइट ही नहीं मिले, क्या ही मतलब है ऐसे विकास का। मानव विकास सूचकांक जीएनपी में सुधार, मैं फिर बता रहा हूँ, नो। बचतों में उपयोग वृद्धि, नो।
उस वास्तविक स्वतंत्रता का विस्तार जिसका नागरिक उपयोग करते हैं। बस यही चीज़ है फ्रीडम, और यही क्वेश्चन आया था 2018 में। फिर बार बता रहा हूँ, ये जीएस में, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप खुद ही सोचो ना, फंडामेंटल राइट क्यों, सोचो फंडामेंटल राइट को कितना इंपॉर्टेंट दिया गया। और जहाँ पे जिस कंट्री में फंडामेंटल राइट नहीं है तो क्या ही मतलब है लोगों का जीवन। जाके देख लो, अफगानिस्तान हो गया, इन कंट्रीज़ में हाल देखो जाके, चाइना में देखो, ठीक है, रशिया में देखो, वहाँ लोगों को जब मार दिया जाता है। तो फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, लोकतंत्र व विकास के मध्य मूलभूत संयोजन का क्या निहितार्थ है। मतलब कि डेमोक्रेसी भी चले और डेवलपमेंट भी हो, ऐसा क्या अपने को अपनाना चाहिए, ठीक है। इनमें कैसे जुड़ाव होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखना। इनके मध्य संबंध को बाह्य संपर्कों के माध्यम से देखा जाना चाहिए। ये फालतू बात बोल रहे हैं। ये मूलभूत संयोजन पूछा कि कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिंक होना चाहिए इनके बीच में, ठीक है, होना चाहिए। फैक्चुअल स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए। केवल वर्ड काटो, केवल राजनीतिक और नागरिक अधिकारी आर्थिक विकास को ले जा सकते हैं। नो, अब देखो ये सकते भी दिया, पता सकते करके, अब देखो जो लोग गलती करोगे ये सकते देखे गलत सही कर दोगे। अरे भाई केवल भी तो पढ़ो। राजनीतिक स्वतंत्रताएं एवं लोकतांत्रिक अधिकार विकास के सारभूत तत्व है। देखो यहीं पे यही चीज पूछ रहा है वो, लोकतंत्र, ठीक है। ऐसे भी ये तो है नहीं, तो ये आंसर सी आ गया। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस टाइप की गलतियाँ मत करना। और दूसरी बात, ऐसे पहले मैं फिर बताऊँ, चारों स्टेटमेंट पढ़ना। सिंगल स्टेटमेंट वाले में जीएस में हो चाहे सी स्टेटमेंट, दोनों में ये चीज़ याद रखना। जिनकी गलती हो रही है वो ये गलती जरूर करते हैं। मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब देखो सही पूछ रहा है, ध्यान से सुनो। यह वांछनीय है, डिजायरेबल है। देखो डिजायरेबल स्टेटमेंट है, और अपने पता डिजायरेबल स्टेटमेंट सही होते हैं। ये वांछनीय है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव प्रतियोगिता के पक्ष में हो। हाँ, ये तो भाई स्वाभाविक सी बात है, कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए, इसीलिए अपन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाए हैं। कितनी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अब देखो जिसको पता ही नहीं है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, तो फिर तुम कैसे क्वेश्चन करोगे। इसलिए बता रहा, सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत जरूरी है। जो ऐसा सोच रहे बिना पढ़ाई के, भाई नहीं होगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखो, विदेशी निवेशकों के प्रवेश से आवश्यक रूप से घरेलू बाजार की कीमतों में स्फीति आती है। देखो ये, अब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, आवश्यक रूप से। अरे कोई जरूरी चलिए, कुछ भी हो सकता है। आंसर आ गया। मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ लाइन में पढ़ो, उसका सेंस क्रिएट करने की सोचो। इस परिच्छेद के अनुसार किस प्रकार, मैं फिर बता रहा हूँ, एफडीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल क्वेश्चन आता है इससे, हर साल। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसीलिए देखो इधर भी पूछा है। इस परिच्छेद के अनुसार किस प्रकार एक विदेशी निवेशक संगत घरेलू बाजार पर प्रबलता स्थापित कर लेता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि वो कैसे, मतलब एफडीआई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो, पर जैसे वॉलमार्ट ने क्या किया था, 77% जो है फ्लिपकार्ट का खरीद लिया था। तो ये क्या है, यही एक तरीका है, एफडीआई उसने किया था इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये होता है, तो ये एक एग्जांपल है इसका। अब ये लिख लो, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का किया था, 77% उसके शेयर खरीद लिए थे, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है, अब ध्यान से देखना। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आंसर निकाल देगा। ये देखो ये सब में आ रहा है, तो ये पढ़ो। देखो 4 वाला तो ऐसे नहीं आ रहा, तो 4 वाला आंसर ऐसे नहीं आएगा, ये भी चीज़ नोटिस करो। मैं फिर बताऊँ, जस्ट ऑब्जर्वेशन, एग्जाम ही ऑब्जर्वेशन का है। अगर आप ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी नहीं है आपके अंदर तो फिर भूल ही जाओ, नहीं तो फिर गधा मजदूरी करते रहोगे, चेक ही स्टेटमेंट पढ़ते रहोगे। अभी देखो आप तक कभी ऐसे स्टेटमेंट जो सिंगल आया वो कभी सही नहीं हुआ, मैं इतना ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू नियमों का अभ्यस्त हो जाती है। क्या बात कर रहे हो, दिन दहाड़े पढ़ो। हमेशा जो गवर्नमेंट को कानून क्यों बनाने पड़ते हैं, वो जो जैसे गूगल हो गया, गूगल टैक्स क्यों लाया गया अभी। अब देखो जब तक ये नहीं पढ़ोगे, क्यों गूगल टैक्स, क्योंकि वो टैक्स चोरी कर रहे थे, तो कहाँ वो भारतीय नियमों को फॉलो कर रहे हैं। इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स लाया गया, ठीक है। ये क्यों लाए जाते हैं, क्योंकि वो अपने भारतीय जो नियम उसको फॉलो नहीं करते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। फालतू की बात कर रहा है, पहला ही जैसे काटोगे आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो आगे, विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित कर लेते, जैसे वॉलमार्ट और एफडीआई वाला एग्जांपल। तो ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया था, तो ये तो सही होगा ही।
एक विशेष बाजार क्षेत्र के संबंध पक्ष अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं क्योंकि उनकी विदेश स्थिति जनक कंपनियां आपस में विलय कर लेती है। अब देखो ना, वॉलमार्ट ने, याद रखना, जब भी 51% से ज़्यादा एफडीआई किसी कर दिया जाता है, इन्वेस्ट कर दिया जाता है, शेयर खरीद लिए जाते हैं, तो उसकी ऑटोनॉमी पावर उसके पास आ जाती है और डिसीजन मेकिंग भी उनके पास आ जाती है। तो ये बात सही है, यही रीजन तो पूछ रहा कि प्रबलता स्थापित कैसे कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे देखें, विदेशी कंपनियां अपने उत्पादों की लागत को घरेलू कंपनियों के उत्पादों की लागत की तुलना में घटा देती है। एक चीज़ याद रखना, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये अपने से नहीं जानना चाह रहा कि प्रोडक्शन का क्या है, देखो ये क्यों गलत है, ये चीज़ ऑब्जर्व करना, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कैसे जो है, जो एक विदेशी निवेशक संगत घरेलू बाजार में प्रबल स्थापित, मतलब कैसे, देखो ना, आज जैसे वॉलमार्ट हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे हैं। जैसे फेसबुक ने अभी, जैसे फेसबुक को वो, जैसे एलन मार्क्स ने खरीद लिया, ट्विटर को खरीद लिया है, ठीक है, तो ये क्या है, ये है आधिपत्य स्थापित करने का, कि ऑटोनॉमी जमाने का। अब ध्यान से देखना है, विदेशी कंपनियां अपने उत्पादों की लागत को घरेलू कंपनी के उत्पादों की लागत की तुलना में घटा देती है। ये कोई रीज़न नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें, जैसे एप्पल का फ़ोन देखो, एप्पल का भी सस्ता हो सकता है, नो नेवर, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऐसे भी एक पहला काटोगे तो आंसर आ रहा था। अब कोई पैसेज बचा ही नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। ये लास्ट होगा। अब देखो, एग्रीकल्चर वाला, मैं फिर बार बताऊँ, एग्रीकल्चर वाला हमेशा आता है, तो ये चीज़ भी ऑब्जर्व करना। अब देखो, यही एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2023 में, अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझ, इधर से इंग्लिश में समझ में आएगा। एग्रीकल्चर कलेक्टिफिकेशन, और वो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा बस यही चीज़ है, वो कृषि समूहन ही बोलेंगे उसको अगर पढ़ोगे तो। 2023 में क्वेश्चन आया था जीएस में। कृषि समूहन जैसे कि समूह आधारित कृषि ग्रामीण निर्धनों को, अब ध्यान से देखो, साहब खुद ही बोल दिया है, सशक्तिकरण प्रदान कर सकते हैं। हाँ भाई, कर सकते हैं ना, पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव। वर्धित कृषि उत्पादकता प्रदान कर सकते हैं, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान से देखना। अब आगे देखो, शोषण परक बाजार के विरुद्ध सुरक्षण प्रदान कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये तो अभी देखो, इसका एग्जांपल है, जो आप ये करते हो, सामूहिक कृषि करते हो, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलोगे, जैसे मान लो कि बहुत सारे खेत है, उसके इंटीग्रेशन करके, यूपीएससी 2023 में यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब आगे देखो, कृषि वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन प्रदान कर सकते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है। देखो, अगर ऐसे आप पढ़ोगे ना, तो देखो ध्यान से समझना, प्रोडक्शन का जो है भाई, प्रोडक्शन के लिए R&D करना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से। वो ये आपको इसका पूछ रहा है कि समूह आधारित अगर कृषि, मतलब सब किसान मिलकर साथ में खेती करते हैं, तो उसका ये, जैसे आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, मैं फिर बता रहा हूँ आपकी बार, फिर से इम्पोर्टेंट है MP, जो ये वाला MSP, हाँ, ये आपके देख लेना, क्वेश्चन आएगा, देख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो कि जैसे समूह आधारित कैसे खेती करने से क्या फ़ायदा होता है कि एक तो आप बार्गेनिंग कर पाते हो। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो बार्गेनिंग करोगे तो सवाल सी बात है, कलेक्टिव जो पावर है वो बढ़ती है। अब ये प्रोडक्शन का वो एक अलग चीज़ हो गई है, ये चीज़ समझना, इसमें सेग्रीगेट करना समझो कि भाई आप समूह आधारित कृषि कर रहे हो तो बार्गेनिंग कर पाओगे, अच्छा दाम ले पाओगे आप। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ ध्यान से देखना, ये क्यों गलत हुआ है, देखो ध्यान से समझो, ये तो है ही, ये है। अब देखो, ये दूसरा चौथा एक ही बात कर रहा है, वर्धित कृषि उत्पादकता प्रदान कर सकते हैं, कृषि वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन प्रदान कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो दोनों स्टूडेंट एक साथ तो नहीं आएंगे, 2 और 4 एक साथ तो आएंगे नहीं। यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ 2, इसलिए कट गए, इसलिए आंसर ये है। तो ये चीज़ भी ध्यान से देखना है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, दूसरा चौथा एक दूसरे में। ठीक है, अब यही देखो, फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ समझना। लिंग प्रभाव से लेकर क्या तात्पर्य है, जैसे आजकल अगर आप पढ़ोगे ना, अगर इंडियन सोसाइटी में अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, तो आजकल बोला जाता है कि एग्रीकल्चर ऑफ वुमनाइजेशन, महिलाओं का कृषिकरण हो गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे आजकल क्या होता है कि पुरुष जो होता है बाहर माइग्रेट होके आते हैं, काम करते हैं या जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट, खेतों को कौन संभाल रहा है, महिलाएं संभाल रही है। तो इसको बोलते हैं लिंग प्रभाव। तो लिंग प्रभाव तो समझ बात है, महिला और पुरुष की बात करेगा। अब ध्यान से देखना, महिलाएं सहकारिताओं में संदेश, अब जो डाउटेबल नेगेटिव बात कर रहा है तो, ठीक है, परिवार सहकारिता में महिला सम्मिलित ही नहीं हो सकती नहीं भी हो सकती, कितनी नेगेटिव बात बोल रहा है।
ठीक है। संक्रमण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अत्यंत प्रतिदान, देखो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। समूह कृषि से लाभान्वित होती है महिलाएं, यही तो मैंने बोला है, यही तो बोल रहा आजकल वो महिलाएं, क्योंकि महिलाएं खेती करें तो उनको फ़ायदा है। और कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें चैलेंजेस वगैरह पढ़ोगे तो उस टाइम यही रीज़न आ रहा था कि महिलाओं को मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो अच्छे से यूटिलाइज कर, क्योंकि आजकल महिलाएं खेती कर रही है, पुरुषों के खाते में जाता है तो पुरुष अपने वे से यूटिलाइज करते हैं उसका। तो ये लिंग प्रभाव यही है। अब आगे देखो, इन दान में कौन से वेद है छोड़ो, डायरेक्ट पढ़ो। संक्रमण अर्थव्यवस्था में, संक्रमण अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो ट्रांजिशन फेज में होती है, जैसे मान लो कि अपन डेवलपिंग है तो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में तरफ अपन मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी इस टाइप की जो इकोनॉमी होती है, संक्रमण अर्थव्यवस्था में कृषि संबंधों का होना अनिवार्य है, ये फालतू की बात बोलते हैं। तो ये तो बस वही हो गया, नेसेसरी स्टेटमेंट हो गया, गलत है। वो जरूरी शैली है कि हो ही, एक भी ऐसा कंट्री मिल गया तो गया, ठीक है। कृषि के प्रति समूह उपगम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये तो देखो, कृषि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे भी है, सकता भी दिया है, पॉजिटिव है, पॉसिबल स्टेटमेंट बोला है, आंसर आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने दे दिया पश्चिमी संदर्भ में लोकतंत्र के और गहरे होने से क्या आशय है, ठीक है। अब गहरा होने का मतलब ये नहीं होता कि गहरा जाएगा, गहरा मतलब स्पीड, फैलाव उसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। समूह वर्ग पहचानों का समेकन, नो, इस टाइप की बात नहीं कर रहा। अब तो एक चीज़ याद रखना, लोकतंत्र गहरा होने का मतलब ही क्या है। लोकतांत्रिकरण को ऐसी प्रोसेस होगी, डेमोक्रेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों की बृहत्तर भागीदारी में परिणित लोकतांत्रिकरण नहीं। एक चीज़ याद रखना, इसका मैं समझाता हूँ इसका। जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। रियलिटी में जैसे मान लो कि एक तो पहली बात देखो, 100% वोटर होते हैं, 100% वोटर में से रियलिटी अगर आप रेशियो उठा के देखना, मेरा जितना ऑब्जर्वेशन रहा है कि 55 से लेके 70 के बीच में ही रहता है। आप देख लेना, टोटल वोटर इतने ही रहते हैं। और सबसे बड़ी एक गंभीर वो विडंबना वाली बात है कि दिल्ली में जो है वोटर शेयरिंग परसेंटेज 55 से भी नीचे रहता है। सोचो कि जब ऐसा बोला गया था, ध्यान से समझना इस बात को, ये डाटा आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ऑब्जर्व किया 2019 की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम मैंने देखा कि उड़ीसा में वोटिंग शेयरिंग रहा था 75% से भी ज़्यादा, कि मतलब इतने लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। अगर आप उड़ीसा को जाकर देखो तो पावर स्टेट है वो, ठीक है, सबसे बुरे हालात है, मतलब बहुत बुरा हालात है, ठीक है। दिल्ली का एजुकेशन में देख लो, सब में यहाँ पे लोग सब कुछ इस टाइप से रहते हैं, और इसका 55 से भी नीचे था। तो सोचो जब स्टार्टिंग में जब वोटिंग राइट दिए जा रहे थे तो ऐसा सोचा जा रहा था कि नहीं, भारत में अभी हम सबको देते हैं, धीरे धीरे क्या होगा कि लोग शिक्षित होंगे तो और वोटिंग राइट बढ़ेगी धीरे धीरे। सोचो आज ये डायलेमा है, मैं ये रियलिटी में बता रहा हूँ। जो लोग जितने ज़्यादा शिक्षित होते जाते हैं वो दैट थिंक द ओनली इंडिविजुअल बेनिफिट, ठीक है, वो अपने खुद के बारे में सोचते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। अब मैं खुद ही एग्जाम तो मेरी एक अलग कंडीशन है कि मैं माइग्रेट होकर इधर रह रहा हूँ, तो मैं कैसे बनाऊँ, ठीक है। मैं कभी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं रहा कि जब भी चुनाव हुए मैं घर पे रहा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो मेरी क्या गलती इसमें ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करो मेरे जैसे लोगों के लिए, जैसे रशिया और आपकी बात शुरू होगा क्या अपन वो 85 से ज़्यादा वालों के लिए है, ठीक है। आप देखो, सुनो ये बात मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब समझो कि मतलब लोकतंत्र का गहरा होने का मतलब ये नहीं कि फैलाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग वोट दे रहे हैं, उसे मतलब नहीं। अरे अभी देखना, एक और डायलेमा देखो कि साउथ में अगर आप जाओगे ना, तो साउथ में ऐसा होता है कि सोचो कि आपने बोला जाता है साउथ स्टेट भाई एजुकेशन में सब चीज़ों में आगे। आखिर बता रहा हूँ ना, इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा करप्शन होता है वो साउथ में होता है। तुम्हें पता वहाँ पे चुनाव में मतलब घोषणा है कि मतलब टीवी दिए जाएंगे, फ्रिज दिए जाएंगे, इस टाइप के। तो मतलब समझो कि मतलब ये क्या है। तो ये स्टेट में इसलिए गलत है। वृहत्तर भागीदारी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्या सोच समझ के वोट दे रहे हैं। जैसे अगर रियलिटी में आगे मैं बताऊँ ना, अभी जैसे अभी बीजेपी जिस तरीके से चल रही है, ठीक है, जिस तरीके से माइंड सेट है, धार्मिक उन्माद को बढ़ा रहा है, ठीक है, तो उस तरीके से बीजेपी वोट नहीं मिलने चाहिए। अगर रेशनल वोट अगर कोई व्यक्ति दे, तो जैसे अगर मैं वोट दूँ तो मैं तो नहीं दूँ भाई, सही बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस को भी नहीं दूँ। तो रीज़न ये है, कांग्रेस भी ऐसी अच्छी पार्टी नहीं है कि उसको वोट दिया जाए, हकीकत में बता रहा हूँ। तो रीज़न ये है कि अगर रेशनल व्यक्ति अगर वोट दे रहे तो ये सोच समझ के देना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि वोट देना एक जिम्मेदारी है उसको जाके दे रहे हैं, तो वो गलत है ना।
तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है। गहरे होने का मतलब है कि आपके अंदर डेमोक्रेसी की भाई रियलिटी में समझ बढ़नी चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, उस वोटिंग पावर का क्या मतलब होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्तियों की व्यष्टिक रूप से वृहत्तर भागीदारी के रूप में लोकतांत्रिकरण, मतलब आप इंडिविजुअल सोचो और उस आधार पर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये आंसर अब मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ थोड़ा समझना वो किसी चीज़ का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये गलत होगा, तो ये सही है। इन दोनों में बहुत नैरो स्पेस है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी दे दिए। ये चीज़ ध्यान से समझना कि लोकतंत्र का ये मतलब नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी दिख तो रहा है, अब रीजन देखना, ये इसका रीज़न ये होता है। और अभी जो वोट देते हैं लोग, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वही लोग लेते हैं जो मतलब कि जैसे गाँव में ऐसा होता है, ये आप लोगों को पता होगा कि चुनाव से एक रात पहले पैसे बांट दिए जाते हैं, शराब बांट दी जाती है, ठीक है। तो अब ये सोच लिया डेमोक्रेसी सही है। अब आगे देखो, भारत में वृहत्तर लोकतंत्रीकरण किसका अनिवार्य रूप से कारण नहीं बना है? क्यों मतलब वृहत्तर लोकतंत्र का कारण नहीं बना? देखो ध्यान से देखना, सार्वजनिक क्षेत्र में, ये कौन, वैशाली, ठीक है। आगे देखो, सार्वजनिक क्षेत्र में जाति एवं सामुदायिक पहचानों को मंद होना, ठीक है। ये कोई मतलब नहीं है कि कौन सा कारण नहीं बना है, ठीक है। आगे देखो, भारतीय राजनीति में नियंत्रण बल के रूप में सामुदायिक पहचान को असंगत होना, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को नहीं समझो तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे देखो, वृहत्तर लोकतांत्रिकरण का मतलब क्या होता है? फैलाव। जैसे मान लो कि वोटिंग राइट जब 1999 में थे, बहुत कम थे, 1935 के एक्ट में और ज़्यादा लोगों को दिया गया, 1947 में सबको दिया गया, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, ये हो गया। वृहत्तर लोकतांत्रिकरण किसका अनिवार्य रूप से कारण नहीं बना है? कारण नहीं बना, अनिवार्य रूप से के कारण नहीं बना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अभी जो वोटिंग राइट हो रहा है किस आधार पर हो रहा है? देखना, अभी बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाएगा कि हमें धर्म के आधार पर वोट दो, ठीक है। जैसे अभी साउथ में अभी मोदी गया है अभी, तो ये क्या है? मतलब स्वाभाविक सी बात है कि आज भी अपन उस आधार पर वोट मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? जो अपने सामुदायिक पहचान है कि मैं, जैसे मान लो कि अभी देखना ओबीसी के नाम पे अभी जो प्रोपेगेंडा फैलाया है कांग्रेस ने इस टाइप से, या आप देखना कि जहाँ पे एसटी समुदाय ज़्यादा है तो वहाँ पे उसी आधार पर। अब ये चीज़ समझने प्रयास है कि भारतीय राजनीति में नियंत्रण बल के रूप में सामुदायिक पहचान को असंगत होना, इसके कारण जो है, इसका कारण नहीं बना है। आज भी अपन इसी आधार पर वोट दे रहे हैं, अपन रियलिटी में लोकतांत्रिकरण का मतलब ये नहीं होता ना कि आप समुदाय के उसी समुदाय को वोट दो, तो ये गलत है ना। सार्वजनिक क्षेत्र में जातीय सामुदायिक पहचानों को मंद होना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मन तो हुआ है परंतु जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, ठीक है। समाज में अभिजन समूह का उपतांत्रित होना, अभिजन समूह एलाइड ग्रुप, अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल उसमें पता लग रहता है, एलाइड ग्रुप आता है। देखो ध्यान से समझना, जो बहुत हायर मतलब बहुत कम लोग पाए जाते हैं इसे, जैसे IAS अधिकारी हो गए, एलाइड ग्रुप हो गया, अडानी अंबानी जैसे लोग हो गए। उपांतित होना मतलब बहुत कम हो गए, ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिकरण में ऐसे लोग और ज़्यादा बढ़ेंगे। वर्ग पहचानों के ऊपर दशागत पहचानों की सापेक्ष महत्वता होना। अब ऐसे वर्ड हिंदी में समझ में नहीं आएंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इसका आंसर देखो क्यों है, ये बी आंसर क्यों है ये समझ लो। संगत में और असंगत दे दिए। हाँ, तो यहाँ पे जो असंगत है उल्टा संगत है, क्योंकि जो भारतीय राजनीति में नियंत्रण बल के रूप में समुदाय पहचान का असंगत होना, कॉन्ट्राडिक्शन है ना। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन ऐसा रहेंगे जिसको पढ़ना पड़ेगा आपको। अब ये क्वेश्चन देखो, जब तक आपको अब इस टॉपिक के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज अच्छा चाहिए और सोशियोलॉजी का नॉलेज आपको अच्छा चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब देखो, मुख्य क्रांति तो आपने पढ़ा ही होगा। जैसे मुख्य क्रांति का नायक किसको माना जाता है, कोई बता सकता है मुझे? अगर आप इतना पढ़ते हो, मुख्य क्रांति क्या होती है? कोई बताएगा मुख्य क्रांति क्या होती है? शांत वाली जो होती है, साइलेंट। देखो ध्यान से समझना, मुख्य क्रांति के, देखो ध्यान से समझना, मुख्य क्रांति क्या होती है, ध्यान से। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुख्य क्रांति मतलब इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि क्रांति क्या होती है, पहले एक वर्ड समझो। क्रांति में क्या हो, जैसे कल भी अपने एक क्वेश्चन किया था, क्रांति में क्या होता है? हिंसा होती है, ठीक है। मतलब बहुत समाज में बहुत चीज़ें पलटी जाती है, ठीक है। मतलब बहुत मतलब जैसे ढांचा जो होता है वो बदल जाता है। जैसे ट्यूनीशिया में क्रांति आई, मान लो कि इधर आ रही है। जैसे नेपाल में जब क्रांति आई तो क्या था कि पहले वहाँ पे राजा प्रणाली सिस्टम चलता था, ठीक है। फिर उसके बाद में डेमोक्रेसी आई, ठीक है। तो ये क्रांति है मान लो, ठीक है, हिंसा के द्वारा कैसे भी आती है। मुख्य क्रांति ऐसी होती है कि इसमें हिंसा नहीं होती है,
इसमें शांतिपूर्वक तरीके से सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया होती है। इसका एक एग्जांपल आप जैसे जैसे अम्बेडकर के द्वारा, अम्बेडकर ने जैसे मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रिजर्वेशन को कर दिया, धीरे धीरे रिजर्वेशन की जो प्रोसेस धीरे धीरे आज वो सामाजिक बदलाव का एक प्रतीक बन गई है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से समझना, जो डेमोक्रेसी में, अब देखो इसमें पूछा डेमोक्रेसी में क्या जो भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में घटित हुई है, अब ध्यान से समझना, पंचायती राज है। हकीकत में बता रहा हूँ ना, जब स्टार्टिंग में जब ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, उस टाइम के जो राजनेता थे उपहास बना रहे थे, उपहास इन द सेंस कि मजाक उड़ा रहे थे। जब महिलाओं को उसमें 33% का दिया गया था रिजर्वेशन, तो उसमें बोला कि महिलाएं क्या घर तो चलाती नहीं है, क्या राजनीति चलाएगी। आखिर बता रहा हूँ उस टाइम के दौर की बात है। तो उसी टाइम के दौर में जो सरपंच पति की भूमिका वाली इस टाइप से आया, ठीक है, ये टर्मोलॉजी बाहर आई जो आज भी है। परंतु हकीकत बता रहा हूँ ना, आज 1992 का बाद में अगर अभी देखोगे, मतलब लगभग 30 सालों के दौर में ऐसे ऐसे सरपंच निकल के आई है। ठीक है, अगर आप जैसे अगर कुरुक्षेत्र पढ़ोगे ना, उसमें एग्जाम्पल आते हैं, पुरुषों ने इतना अच्छा काम नहीं किया, उसे लाख गुना महिलाओं ने काम किया है सरपंच बन के। ठीक है, तो ये चीज़ कहने मतलब ये क्या है, ये मुख्य क्रांति है। वही महिला जो घर तक सीमित थी, आज जो प्रशासन संभाल रही है, वही IAS अधिकारी ये बन रही है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। तो ये है मुख्य क्रांति। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में मुख्य क्रांति है जो अपने पंचायती राज में दी है। अब ध्यान से देखना इसका आंसर क्या आएगा। राजनीतिक प्रक्रिया में जाति एवं वर्ग सोपानों की असंगतता, ये नहीं। मतदान व्यवहार में प्रतिरोध में सामाजिक निकुंजों को ढीला होना, नो। उच्चतर जाति अभिजन से उपस्थित समूहों में शक्ति हस्तांतरण के माध्यम से सामाजिक, यही तो है ट्रांसफरेबल। सोचो, ध्यान से समझना, जब पंचायती राज में पहले, मैं आखिर बता रहा हूँ, मेरे खुद जो दादा थे, मेरे 2 दादा मतलब 2 बार उप सरपंच रहे थे उस दौर में, और उस दौर में ऐसे चुनाव कुछ होता नहीं था। 1992 से पहले की बात मैं बता रहा हूँ। उस टाइम तो ऐसा होता था कि जो भी समाज का सम्मानजनक व्यक्ति है उसको चुन दिया जाता था। तो ऐसा होता था कि हायर कास्ट के व्यक्ति मोस्टली वही चुने जाते थे। पर जब कानून बना, कानून के तहत सीटें फिक्स हुई, ठीक है, तो वही व्यक्ति जो कल जो, सोचो ध्यान समझना, जो मतलब कि सामंत वर्ग है या ठीक है जो वो हायर क्लास के व्यक्ति है, जिनके सामने वो घर में जाके उनके सामने बैठ भी नहीं सकता था कुर्सी पे, आज सोचो कि उसके पास वो व्यक्ति जो मतलब कि वो उसके पास जा रहा है, सरकारी काम कराने पड़ा, जाना ही पड़ेगा उसके घर में। सोचने उसके घर में एंट्री नहीं, उसके घर में जाना नहीं सोचते थे, चाय भी पी रहा है। हाँ, तो वही था ना। तो ये है पावर ट्रांसफर। ठीक है, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ समझना। तो यही है डेमोक्रेसी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, इनके आंसर खोजना, ये अप्रोच करते रहो। तो 4-5 क्वेश्चनों में जहाँ थोड़ा बहुत लैकनेस होगा, कुछ क्वेश्चन हैं जो फंसते, जैसे उसमें वो क्वेश्चन जो है वो दैट नॉट इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, उसके लिए थोड़ा बहुत पैसेज पढ़ोगे तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछना, पूछो। किसी को पूछना है या फिर क्लास को वाइंड अप करें यहीं पे? होमवर्क सर बता दीजिए। हाँ ठीक है, वो लिख लो और मैं आज उधर भी टॉपिक देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले CSET का तो मैंने जो चैप्टर बोले थे संख्याओं के साथ खेलने वाला, ठीक है, जो 6 क्लास का चैप्टर था एक, और एक 8 क्लास का चैप्टर था। ठीक है, तो मैंने बोला था इसे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब जो अगर जिन्होंने ये चैप्टर बना लिए, तो मैंने फिर उसके बाद में बोला था आप क्या करोगे, UPSC 2011 से लेके 2023 तक आप सारे क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, तो ये काम था वो, तो ये मैं रीजनिंग मैथ का काम बता रहा हूँ पहला। ठीक है, अब देखो अगला प्रोसेस इसमें क्या करना, ध्यान से समझना। अगला आप काम करोगे, उसमें जितने भी नंबर सिस्टम वाले जो चैप्टर है, जैसे मान लो कि नेचुरल नंबर है, वोल नंबर है, इंटीजर है, वो सारे चैप्टर 6 से लेके 10 क्लास तक, ठीक है, वो सारे चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आप समझ जाओगे नंबर सिस्टम पढ़ना है। और इसका मैं पहले बता रहा हूँ, हाँ NCERT पढ़ना है। इसके मैं फिर बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम से जैसे आपकी बात 35 क्वेश्चन आ गए थे, तो फिर भी अपन मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, तो ये हाँ 6 से 10 क्लास तक है, तो ये सारे चैप्टर कर लेना उसमें। और मोस्टली जो ज़्यादा चैप्टर उसके उसी के हैं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर कर लेना, मैं फिर बार बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद में चैप्टर करने के बाद में फिर UPSC के क्वेश्चन है 2011 से लेके 2023 तक बना लेना। ठीक है, तो ये काम हो गया रीजनिंग मैथ का। कंप्रेंशन का काम क्या है,
कि 2021 वाला आपको पेपर लगाना है, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ टाइम मैनर में बैठ के दो उसको अच्छे से, ठीक है। दूसरा काम जो 2011 का वो काम कर लेना, 2011 और 12 जो कंप्रेशन करवा दिया हूँ कंप्लीट, इनके आंसर पैसेज पढ़ के आप खुद से खोजने का प्रयास करो। नहीं तो ये तो आप सीसेट में दे रहे हो ना 2021 वाला कंप्रेंशन जो लगाना। हाँ तो जीएस क्यों लिखवा रहे हो? जीएस कहाँ लिखा मैंने, कंप्रेंशन बोला मैंने, ठीक है। 2021 वाले जो है कंप्रेंशन आपको करने हैं, मैं फिर बता रहा हूँ टाइम मैनर में करना, ठीक है। 2011-12 का जो कंप्रेंशन में करवा दिया हूँ, ठीक है, उसका आप जाके आंसर खोजोगे, ठीक है। तो क्लियरिटी हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ जीएस में रिपीट होते हैं, तो ये चीज़ भी ऑब्जर्व करने में मिलेगा। तो ये हो गया सीसेट का काम कंप्लीट, ठीक है। अगला आप जीएस में आ जाओ। जीएस का 3 पार्ट करना, ठीक है। तो पहला हो गया जो हिस्ट्री का वाला था, दूसरा पॉलिटी का, तीसरा करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर का मैं बोला था कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थीम बताते जाऊँगा, ठीक है। देखो हिस्ट्री में तो क्या क्या काम था। पहला काम तो मैंने बोला था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। इसी में आगे सीरीज में जोड़ लो, आपको काम करना है अशोका वाले पे, ठीक है। अशोका को अच्छे से देख लेना, ठीक है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, 2020 के बाद यूपीएससी क्वेश्चन पूछा नहीं तो आपकी बार इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। गांधी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य, ये चैप्टर तो विजयनगर साम्राज्य तो मैं पक्का बता रहा हूँ 100% क्वेश्चन है। ओल्ड एनसीईआरटी से करना है विजयनगर साम्राज्य वाले, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब की बार जो आया था वो भी रिपीट हुआ है। सर तब गांधी हटा दीजिए आज, क्या हो गया? तो मॉडर्न में आ जाएंगे ना गांधी। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ चलो, हाँ कोई नहीं, वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। अशोका कर लेना, विजयनगर साम्राज्य कर लेना, ठीक है। इसके साथ में एक चैप्टर है जैसे उसमें मैं फिर बता रहा हूँ, मैप वाली जो मैंने पीडीएफ भेजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो तो मैंने काम दे दिया था, मैप वाला जो काम दिया था, ठीक है। मैंने उस दिन क्या क्या जैनिज्म बुद्धिज्म दिया था, और वो जो एक एक वर्ड्स वाले होते हैं वो दिया था काम, और एक काम क्या था, एक मैंने वो मैप वाला काम दिया था ना उसमें एनसीईआरटी में। हाँ तो वो तो मैपिंग वाला काम करना ही है, ठीक है। मैपिंग वाला काम वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखने ना, शब्दावलिया मैपिंग हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, विजयनगर साम्राज्य हो गया, अशोका हो गया। अरे ये कर लो सिंधु घाटी सभ्यता वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही रहता है वहाँ से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता वाला, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कर लो, और इसके साथ में थोड़ा बहुत वैदिक सभ्यता पढ़ सकते हो, क्योंकि दोनों को कंपैरिजन करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है इसको दोनों को साथ में पढ़ना। तो दोनों साथ में, तो हिस्ट्री के तो यही टॉपिक रखो, ज़्यादा नहीं, इतना कर लो, ठीक है। हाँ ठीक है। पॉलिटी में सर ये भी इतना हो गया ना, एक दिन में पूरा नहीं होगा ये। कोई बात नहीं, 2 दिन ले लो, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दैट्स द इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये आएंगे, मैं फिर बराबर बता रहा हूँ, लगभग मैं 100 से लेके मान लो कि अपन जो जीएस का तो 200 समथिंग जाएगी, ठीक है। ये 100 से 200 में भाई अगर अपने 50 क्वेश्चन भी लड़ गए तो आप ये सोचो ना, कॉन्फिडेंस लेवल देखो ना। दूसरी बात, पढ़े के जाओगे और वहाँ के क्वेश्चन में देखना अलग ही बूस्टअप होगा। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, रिपीट होंगे, ये मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। और अभी तो मैं जब 2011 से अपन जीएस पेपर जब मैं करवाना शुरू करूँगा तो मैं बता, जैसे अभी मैं कुछ एक क्वेश्चन तो अभी मैं बता रहा हूँ, आप क्या प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप। तो प्राइम मिनिस्टर के कैसा कैप चुना जाता है, क्या पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के बारे में अच्छे से कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन आएगा। तो ये इस टाइप को जो, तो ये चीज़ समझो ना, जब आप ये स्पेसिफिक पढ़े रहोगे तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा ना। कोई ना, अभी दे लो, टाइम अपने पास है, काई टेंशन ले लो, 1-2 दिन भी ले सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, पॉलिटी मैंने क्या बोला था, एक तो वो जो बेसिक पहला चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था फंडामेंटल राइट बोला था, डीपीएसपी बोला था, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी बोला था। इसके अलावा कुछ बोला था, यही था ना, और वो प्रेम्बल बोला, हाँ ठीक है। अब इसके आगे लिखो जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल, ठीक है, अनुसूचियाँ। नहीं उस दिन नहीं बोला था, ये मैं भूल गया था। अनुसूचियाँ, एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है, यहाँ से याद रख लेना, ठीक है। अनुसूचियाँ देखो ना, लक्ष्मीकांत से ना पढ़ के, अगर आपके पास अगर बेयर एक्ट है वहाँ से पढ़ लेना थोड़ा डिटेल में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो थोड़ा डिटेल में पूछ रहा है। वो गया ज़माना कि कहाँ पे 5वीं शेड्यूल में क्या लिखा है, 10वीं में क्या लिखा है, वो उस पर नहीं पूछ रहा। 2023 अगर पैटर्न अगर आप रिकॉग्नाइज करोगे तो बेयर एक्ट से अगर आपके पास मिल जाए तो बेयर एक्ट से पढ़ लेना। ये रहा, पर ऐसे कोई ज़रूरी हाँ नहीं है, पर बस एटलीस्ट शेड्यूल जरूर पढ़ लेना बेयर एक्ट से, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा आजकल एक्सप्लेनेशन में जा रहा है क्वेश्चन के, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा याद रखो। तो बेयर एक्ट से अगर पढ़ सकते हो तो वो पढ़ लेना, ठीक है।
क्योंकि नहीं कोई सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं अखिर बता रहा हूँ। अगर आपकी बात देखोगे वो क्वेश्चन नहीं है, आप अगर कहीं नहीं लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ क्वेश्चन। लक्ष्मीकांत में तो नहीं वाले बहुत कुछ कम भी है। ठीक है, आप भेज देना। ठीक है, ये मैं देखता हूँ इसमें वो चैप्टर भेज दूंगा अनुसूचिया वाला। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पार्लियामेंट अब क्या अच्छे से कर लेना, पार्लियामेंट से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे अब की बार पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट में वो सब चीज़ें आ जाएगी, इसी में मनी बिल भी आ जाएगा, वो सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, वो जरूर मस्ट। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर वो वाला मंत्रिमंडल भी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें टर्मोलॉजी है इसके बारे में, संसद में कैसे लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, कितनी सीटें होती है, क्या है, कहाँ से चुनी जाती है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। जैसे आपकी बार राष्ट्रपति के 2-3 क्वेश्चन आए थे, वैसे ही आपकी बार इससे क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, तो पॉलिटी में इतना ही काम दे रहा हूँ, ये अच्छे से कर लेना। और मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी करते रहो। न्यूज़पेपर में जैसे आ रहा है कि 1951 में इलेक्शन हुआ था तो कौन सी पार्टी, याद करो 2018 का क्वेश्चन भी ऐसे आया था, कौन सी मेजोरिटी में पार्टी थी, थोड़ा एक आइडिया रखना ये भी। ठीक है, कांग्रेस कब कितने सालों तक बहुमत में रही, कौन कब अपोजिशन पार्टी बनी, अपोजिशन पार्टी बनने के लिए कितना 10% चाहिए सीटों का, ये जो सारे क्वेश्चन है। तो इसके साथ साथ आप ये भी करोगे 1995 से, जो मैंने बोला था 1995 से लेके 2023 तक के क्वेश्चनों को माइंड जरूर रखना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, और आपको पता लग जाए कि मैं क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इनको। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, तो करंट अफेयर में आओ। अब करंट अफेयर में देखो, मैंने उस दिन बोला था इंडेक्स वाला काम, कि आप 2011 से लेकर 2023 तक के इंडेक्स वाले क्वेश्चन देखो, जितनी भी उसमें दिया है, जितनी भी संस्थाएं दी है, उनका जो इंडेक्स है वो कौन कौन से इंडेक्स निकालती है वो जरूर पढ़ लेना। एटलीस्ट उन्हीं का कर लो, मार्केट में मत जाओ और कुछ मत जाओ, जो उसमें ऑप्शन दिए हैं उन्हीं के ही इंडेक्स निकाल लेना। ठीक है, एक काम ये हो गया, क्योंकि अब क्या आएगा क्वेश्चन, और हर साल देखो, हर एक साल में छोड़ के इंडेक्स का क्वेश्चन देता है। 2023 में नहीं दिया है। ठीक है, 21 के बाद नहीं 2022 में दिया था, 23 में नहीं दिया है, और अब आगे देगा, देखना, ये ऑब्जर्वेशन है, आप एक आध साल में छोड़ के दे रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स वाला कौन रिपोर्ट ने, कौन सा वो संगठन निकालता है, हाँ ठीक है, हाँ, तो उनके बारे में अच्छे से पढ़ोगे भी, बेसिक बाजार मैंने बोला था उसकी वेबसाइट पे जाके खोल के देखना है आपको। ठीक है, तो वो काम जरूर करना। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, एक मैंने कल पीडीएफ भेजी थी, कल या परसों, याद करो, उसमें मैंने 3 पीडीएफ भेजी है, जाके देखना। ठीक है, वो 3 पीडीएफ वही पढ़ लेना। तो उसमें एक पीडीएफ में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी है, ठीक है, एक में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है, ये 3 पीडीएफ है। तो यहाँ से है ना, जो आपको एक आध क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, जैसे आपकी बार भी आया था, 2023 में भी आया था, मिल जाएगा आपको कौन सी संवैधानिक बॉडी है, कौन सी संवैधानिक बॉडी है। तो वो जो मैंने पीडीएफ भेजी थी, आप जाके देखना, ग्रुप में भी देखना, वो सिंगल पेज की है। ठीक है, तो वो जरूर कर लेना। उसके साथ मैंने एक और पीडीएफ भेजी है, और आज भी एक मैंने भेजी थी विजन वाली, विजन का जो सर ने भेजा था, वो अक्स मलिक सर ने भेजा था, वो जो थ्रेटनेस है कौन सी जो है, ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट ही पढ़ लेना, क्वेश्चन वहीं से छप जाएगा। और देख लो गिलेरी वाला जैसे क्वेश्चन वो इसीलिए पूछा था, अभी मैं दिखा भी दूंगा। तो ये वाली जो पीडीएफ है, ठीक है, और इसके अलावा मैंने एक और पीडीएफ भेजी थी, याद करो, अरे इंपॉर्टेंट फाइल का मैं फिर भेज दीजिएगा दोबारा से। ठीक है, मैं दोबारा भेज दूंगा एक बार, है ना। देखो, चौथी मैंने पीडीएफ भेजी थी एक, उसमें मैप वाला था, याद करो, जितने भी टाइगर रिजर्व है सब है उसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मैं हाँ वो बहुत अच्छा है, उसी को ही निकलवा लेना, और उसी पे खुद से भी काम कर लेना। वो किसी ने काम किया है, किसी टॉपर का है वो, ठीक, 93 रैंक थी, 2019 वाले टॉपर की रैंक है वो, है ना। तो उसके नोट्स है वो, मैंने कहीं से, ठीक है, किसी ग्रुप में पढ़े थे, वहाँ से मैंने। तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो उसी में जो फिर खुद से भी काम कर लेना, रिव्यूअर वाले काम कर लेना, ये जो सारा काम है ना उसी में कर लेना, अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं। अभी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, हाँ अभी मैं दिखा देता हूँ वो पीडीएफ, अब मैंने कल ही भेजा था उसको। नहीं, ये कौन सा ग्रुप खुल गया, रुक जाओ, इसी में देखो, एक तो ये रहा। ठीक है, ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संकटग्रस्त जो है, हाँ, अब देखो आपके 2023, देखो ये ना विजन वाले ने उस साल निकाला था, तो जब देखो 2023 पीटी में जो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, अब सारे देखना, अभी मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखना। पिग्मी हो गए, ये बहुत अच्छे से दिया है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है।
ठीक है। जो यूपीएससी जिस टाइप से क्वेश्चन बनाती है 1972 में 21वें अनुच्छेद में बहुत 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 शानदार, मैं फिर बार बता रहा हूँ। मालाबार सिवेट यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। एशियाई हाथी के बारे में बनाया, ठीक है। बंगाल टाइगर हो गया, लेपर्ड के बारे में क्वेश्चन बनाया हुआ, संबाई हिरण के बारे में, इसके बारे में कितनी बार क्वेश्चन बना है। कैमलोजो पार्क देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन लंगूर क्वेश्चन 2023 में, अरे देखो 2022 की पीडीएफ है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे इसी से क्वेश्चन बना है, ये चीज़ ऑब्जर्व करो, ये पुरानी पीडीएफ है, इसी से अब क्या 2023 में भी इसी से बना है। गौर हो गया, ठीक है। हिमालयन भूरा भालू हो गया, कस्तूरी हिरण हो गया, इसका 2022 में क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन बना था कस्तूरी हिरण के बारे में, बहुत अच्छी, मैं फिर बता रहा हूँ बहुत अच्छी है। हॉलॉक गिब्बन के बारे में क्वेश्चन बना। हाँ, भारतीय जंगली गधा, ये देखो भारतीय जंगली गधा कितनी बार क्वेश्चन बना हुआ है। ये देखो शेर पूंछ वाला मकाओ, इसके बारे में क्वेश्चन बचा है। लाल पांडा हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, ठीक, मरग हो गया, चीरू, ठीक है। ये बहुत शानदार, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से कर लेना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। बंगाल फ्लोरिन है, ठीक है। फिर रेप्टाइल्स दिया है इसमें, घड़ियाल दिया है, घड़ियाल के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। कछुए के बारे में पूछा हुआ है। ओलिव रेडले टर्टल के बारे में कहाँ पे है, भीतर कड़ी का, वो सब मिल जाएगा आपको इसमें। ये बहुत अच्छी मैं फिर बताऊँ, इसका निकलवा लेना। अरे मैं कुछ इंपॉर्टेंट, मैं पहले तो ऐसे भेजता भी नहीं हूँ फालतू की चीज़, ये इंपॉर्टेंट है जो लगा रहा हूँ ना, ये तो पढ़ के ही जाना। इसमें थोड़ा बहुत अपडेट देख लेना। अरे एक बार मैं देखता हूँ कहीं से अगर इसका नया अपडेट भी मिल जाए तो कुछ और, पर नहीं, ऑलरेडी मेरे अनुसार ये फिक्स है। देखो माहिसीर वाला क्वेश्चन आया 2022 में, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है इसलिए पूछा, ठीक है। अब देखो ये बहुत शानदार दिया, मैं फिर 12 बता, स्टेट एनिमल ऑफ वेरियस स्टेट। अभी देखो 2022 में सेम डियर का क्वेश्चन आया था 2020 में, कहाँ क्या पाया। हाँ, ये बहुत शानदार, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो भाई फ़ायदा उठाओ जहाँ से मिल रहा है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ये निकलवा लेना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब और देखो, फिर मैंने विजन के टेस्ट भी भेज दिए, जिसको, और मैं फिर बता रहा हूँ इस ग्रुप में मैं इसीलिए सबको करके रखा हूँ, जो भी निकालना हो आप निकाल लिया करो अपने, जिसको चाहिए होगा, ठीक है। अब देखो ये रहा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टेचुरी बॉडीज, अदर बॉडीज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लो, इनको तो निकलवा लेना डायरेक्ट, ये किसी टॉपर का काम है। देखो तो जब 19 ऑल इंडिया रैंक 22 थी इसके, इसने काम किया था ये। देखो अब की बार भी क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छे से बनाया इसने, बहुत अच्छे से। अरे इसमें ऐसा नहीं है कि इसी काम को पूरा मान लेना, खुद से भी काम कर लेना थोड़ा बहुत, इतना भी वो मत करना। स्टेचुरी बॉडी इसने बनाई है पूरा, ठीक है। तो ये है, बहुत अच्छे से काम किया है, समझोगे खुद से, फिर थोड़ा बहुत काम कर लोगे, हो जाएगा काम। ये होता थोड़ा एडिशन करना, ठीक है। तो ये काम कर लेना, बहुत अच्छा बनाया, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद में वर्ल्ड मैपिंग पीवाई की एक और मैं बता रहा हूँ, जो पीडीएफ इम्पोर्टेंट है। देखो ये पीवाईक्यू का एनालाइज करके दिया हुआ है कि कौन कौन से वर्ड पूछे हुए हैं, 2022 तक किया हुआ, 23 का खुद से जोड़ लेना, इसी पे काम कर लेना। मैं लिख के दे रहा हूँ मैपिंग वाले, जैसे अगर 5-6 क्वेश्चन आएंगे तो 3-4 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो ये चीज़ याद रख लेना। तो ये बहुत अच्छी पीडीएफ, इसके भी निकला के एनालाइज कर सकते हो आप। अब आगे देखो, वो मैं बता देता हूँ। पीआईबी ईयर तो छोड़ो, फॉरेस्ट टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये तो ऐसे आप बेसिक एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो इसको कोई निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ एक जगह आपको मिल चाहिए तो उस तरीके से आप देख सकते हो। ये बहुत अच्छे से, तो ऐसे भी एनसीईआरटी में है ये, तो वो चलो निकलवा सकते हो, निकलवा लेना, पर ये ऐसे भी है एनसीईआरटी में आपको मिल ही जाएगा, पर तो हाँ एक जगह चाहिए तो उस तरीके से निकलवा सकते हो ये। नहीं ये तो ये गलत पीडीएफ आ गई, ठीक है क्या? नहीं उसको छोड़ो, इसको हटाता हूँ, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये वाला मैं बात कर रहा था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे काम कर लेना खुद से। इसमें रामसर साइट भी दिया है, परंतु देखो मैं फिर बता रहा हूँ थोड़ा पुराना होगा, तो खुद से भी काम कर लेना, अब इतना भी वो मत बनना। बहुत शानदार काम किया हुआ, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा काम है। नेशनल पार्क दे दिए सारे, ठीक है। ये सारे देखो नेशनल पार्क है, गिर फॉरेस्ट, यार ये सारे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से। बहुत अच्छे से दिया हुआ, पर ऐसा नहीं, खुद से भी काम कर लेना इसमें निकलवा के। रामसर साइट देखो, सारी रामसर साइट, और अब लगभग अभी 75 से भी ज़्यादा जा चुकी है, तो वो सारे बना लेना। इसमें कुछ अभी नहीं, मैं बताऊँ कंप्लीट नहीं होगा ये, अच्छा खासा किया हुआ है। नाउ टोटल देखो 37 है, अभी अपन टोटल हो गई थी कितनी ज़्यादा, 75 तक,
तो ये कर लेना, ठीक है, खुद से जोड़ना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये 22 पर रिजर्व है, यूपीएससी ने इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। कोल्ड डेजर्ट भी बताया गया इसमें, मतलब बहुत शानदार है, ये पीडीएफ जरूर निकलवाना। पर मैं फिर बता रहा हूँ, दैट इज नॉट कंप्लीट, आपको खुद से काम करना पड़ेगा। पर ये है कि एटलीस्ट ये 50 का 60% काम हुआ है इसमें। तो ये जो सारी पीडीएफ है इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो करंट अफेयर के लिए इन चीज़ों को काम करो, और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, यही है, ठीक है। तो ये मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये काम कर लेना। चलो ठीक है फिर, है ना। और कोई भी जो ये नोट कर रहा है तो ये टॉपिक वाइज अच्छे से एक पेज मुझे चाहिए। तो जो भी नोट कर रहा है तो एक डायरी बनाना और टॉपिक वाइज टॉपिक 1 2 3 हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ऐसे लिखते जाना, ताकि मुझे भी आइडिया रहे, पता लगा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक सब कोई भी बनाना ईमानदारी से अपने, ठीक है। पॉलिटी करंट अफेयर कैसे बनाते देना, अब मुझे उसका पीपीएफ चाहिए होगा, ठीक है, तो ये बना लेना। चलो ठीक है फिर, है ना। किसी को मैं फिर बता, जो काम करते जा रहा हूँ करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। टाइम लग रहा है कोई बात नहीं है, पर करो। पर टाइम लगने के कारण ये नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो। भाई पढ़ाई करते हुए ठीक है टाइम लग जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप पढ़ ही नहीं रहे हो, वो गलती है। पढ़ते रहोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते जाएंगे, उससे काम हो जाएगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ। चलो ठीक है फिर, 2 दिन मिल जाएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 दिन ले लो, पर काम होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय।